तो गुरु में हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज दिलशाद निसार। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डेविड ह्यूम को। बट सी डेविड ह्यूम को पढ़ने से पहले ना मैं कुछ बैकग्राउंड सेट करना चाहता हूँ, वरना आपको डेविड ह्यूम की फिलॉसफी जो है ना वो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उतना ज़्यादा समझ में भी आया तो आप उससे आउटकम्स उतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक हम डेविड ह्यूम को पढ़े आप अपने माइंड में कुछ चीज़ें रखो। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से आपको डेविड ह्यूम ज़्यादा समझ में आएगा। सी हमें एम्पिरिसिज्म में 3 फिलोसफर्स को पढ़ना होता है। पहला कौन, जॉन लॉक, दूसरा बकरली, तीसरा क्या, डेविड ह्यूम, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, है ना। बट मैं डायरेक्ट डेविड ह्यूम पे जंप कर जाऊं तो डेविड ह्यूम फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें बैकग्राउंड थोड़ा सा सेट करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट डेविड ह्यूम इज द मोस्ट रेडिकल फिलोसफर, रेडिकल इम्प्रेसिस फिलोसफर। ये इतने रेडिकल है ना कि सी जॉन लॉक ने क्या करा था। जॉन लॉक एक इम्प्रेसिस फिलोसफर थे, वो एक्सपीरियंस को मानते थे कि एक्सपीरियंस इज द सोल क्राइटेरिया टू गेन नॉलेज, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस को भी मान ले रहे थे। फॉर एग्जांपल जब वो ये क्लेम कर रहे थे कि सब्सटेंस कुछ तो है ना, सपोर्ट ऑफ क्वालिटी, तो ये कैसे, जब ये तो एक्सपीरियंस से नहीं पता चल सकता। बट उन्होंने क्या करा, इन्फ्लुएंस यूज़ करा। सॉल पे, गॉड पे उन्होंने क्या करा, इन्फ्लुएंस यूज़ करा, है ना। तो जो प्योर इम्प्रेसिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये, आपने खुद क्लेम कर दिया ना कि मैं उस एक्सपीरियंस को ही सोल क्राइटेरिया मानूंगा, तो फिर ठीक है, एक्सपीरियंस से बात कीजिए ना। एक्सपीरियंस से तो कभी भी गॉड का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, तो फिर आप गॉड को क्यों मान रहे हैं। सब्सटेंस का कभी भी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, तो फिर आप सब्सटेंस को क्यों मान रहे हैं। तो ये इनसे पहले, डेविड ह्यूम से पहले जितने भी इम्प्रेसिस फिलोसफर थे वो क्या कर रहे थे, ऑफकोर्स वो शुरू कर रहे थे एक्सपीरियंस से, बट वो अपने बात पे खुद ही कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे। वो शुरू करते थे एक्सपीरियंस से और जंप कर जाते रीजन पे, इन्फ्लुएंस को यूज़ करने लगते थे। इसी बात को क्रिटिसाइज करेंगे सबसे पहले कौन, डेविड ह्यूम। बट सी डेविड ह्यूम क्या कह रहे हैं, पहला जॉन लॉक ने क्या करा, आइडिया ऑफ सब्सटेंस में सपोर्ट ऑफ क्वालिटी, पहला मिस्टेक ये करा। तो ये ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक रेडिकल इम्प्रेसिस्ट है। अब जो एक्सपीरियंस को ही मान रहा है कि अब एक्सपीरियंस से ही हमें नॉलेज मिल सकता है, तो फिर वो तो रीजन या इन्फ्लुएंस को नहीं माने, है ना। दूसरा क्या, दूसरा चीज़ ना, ह्यूम को काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। ये मैं 3 बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ, जिसके बाद मैं ह्यूम शुरू करूँगा। पहला क्या है कि ह्यूम के बारे में ये कहा जाता है दैट ही इज अगेंस्ट कॉजेशन, कि ह्यूम जो है ना वो कॉजेशन के अगेंस्ट है। ये क्या है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। ह्यूम के बारे में एक मिस इंटरप्रिटेशन ये है कि ही इज अगेंस्ट कॉजेशन, बट इन रियलिटी ही इज नॉट। What he is against is the necessary relation between cause and effect, कि ह्यूम जिस चीज़ के अगेंस्ट है ना वो नेसेसरी रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। जब हम कॉजेशन, ह्यूम की कॉजेशन थ्योरी पढ़ेंगे तब हम इन डिटेल देखेंगे। बट नाउ फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग आपको ये माइंड में अभी ये रखना है कि ह्यूम कॉजेशन के अगेंस्ट नहीं है, ह्यूम कॉज और इफेक्ट के नेसेसरी रिलेशन के अगेंस्ट है। फिर दूसरा क्या, दूसरा आपको ना अपने माइंड में ये रखना है कि दूसरा इनके बारे में कहा जाता है कि ह्यूम इज अगेंस्ट गॉड, बट ही इज नॉट। सी ये किस चीज़ के अगेंस्ट में, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है अंकित, और इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ है ना। एक क्वालिटीज़ क्या है कि ही इज सुपर इंटेलिजेंट, और ऐसा ही बहुत सारी क्वालिटीज़ है ना। अब ये क्या है, ये अंकित है, यानी अंकित एग्जिस्ट कर रहा है और एक उसकी ये क्वालिटीज़ है। अब अगर से मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहा हूँ अंकित के क्वालिटी पर कि नहीं, सब बोल रहे हैं अंकित इज सुपर इंटेलिजेंट, अब मैं बोल रहा नहीं अंकित इज नॉट सुपर इंटेलिजेंट, इसका मतलब क्या है कि मैं उसके इस क्वालिटी पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं उसके एग्जिस्टेंस पर नहीं। अगर से मैं इस पर उंगली उठा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे इस क्वालिटी पे डाउट है, मुझे अंकित के एग्जिस्टेंस पे डाउट नहीं है। ह्यूम भी यही करते हैं। ह्यूम क्या करते हैं, ह्यूम इज अगेंस्ट ट्रेडिशनल नोशन ऑफ गॉड, ह्यूम इज नॉट अगेंस्ट गॉड। तो ये 2 बात आपको याद रखना है। तीसरा चीज क्या, तीसरा क्या है, ये जो टाइम पीरियड है ना जिस वक्त ह्यूम अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं, ह्यूम का जन्म कब हुआ, 1711 टू 1776, है ना, ये इनका टाइम पीरियड है। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, अब वेस्टर्न में क्या हुआ था, अभी रेनेसा आया, रेनेसा के बाद लोगों का जो टेम्परामेंट है वो क्या हुआ, साइंटिफिक हुआ। अब जैसे ही साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ ना तो बहुत सारी रिलीजियस डॉगमेटिज्म जो थी ना, और बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थी वो साइंस के जरिए रॉन्ग प्रूफ हो गई। अब जब जैसे ही वो रॉन्ग प्रूफ हुआ
तो एक कंसेप्ट यहाँ पर आ गया क्या, बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग होने लगा वेस्ट में, डेथ ऑफ गॉड का। यानी अब सी लोग जिनके सहारे जी रहे थे, जिनके सहारे सारी बातें मान रहे थे, चर्च का डोमिनेंस था, अब ये डेथ ऑफ गॉड होने लगा। यानी कहीं ना कहीं लोगों का बिलीव जो था है ना, अब वो भी संकट में आने लगा। अब ह्यूम के ऊपर एक बर्डन ये भी है कि अब मुझे गॉड को नए तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसे तरह से डिफाइन करना पड़ेगा जिसमें कोई वो ना हो। इनफैक्ट अगर से रीजन के जरिए हम गॉड को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो रीजन की तो लिमिटेशन है ना। तो और इस टाइम पीरियड में मैं जितना रीजन को यूज करके गॉड को प्रूफ कर दूं, ऐसे 200 साल बाद, 1000 साल बाद हमारी रीजन क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में 10,000 साल बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हमसे ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट होगी। तो उनके लिए ये अभी मैं अपने रीजन का यूज जो करूँगा तो उनके लिए ये रीजन बहुत ही छोटा होगा, है ना, बचकाना होगा। तो इसीलिए ये रीजन के जरिए प्रूफ करने की कोशिश नहीं करते, ये कुछ और तरीका अपनाएंगे, हम देखेंगे वो। तो इसीलिए इनकी जो भी फिलॉसफी होंगी ना, वो इस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेगी। और वो कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस के जरिए। तो जो भी प्रिविलिंग नोशन होगा गॉड को लेकर, वो इस चीज़ को ये खुद ही क्रिटिसाइज करेंगे, उसमें क्या क्या दिक्कत है। ये इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है ना, बेस वो हो गया। अब हम क्या डेविड ह्यूम को शुरू करते हैं। डेविड ह्यूम के इंट्रोडक्शन में मैं एक लाइन ये कहना चाहूँगा, अगर से आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट डू यू थिंक हु इज़ द बेस्ट मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफर, तो आप कह देना क्या, ह्यूम का नाम कह देना, है ना। कैसे, सही। इसके बाद आएंगे कांत। कांत को हर कोई ग्रेट फिलोसफर कहता है, ग्रेट फिलोसफर कहता है। बट जब आप ह्यूम को पढ़ोगे और कांत को पढ़ोगे तो आप ये चीज़ ना आप एनालाइज करना कि कांत जितनी चीज़ों पर बात करेंगे ना, उनका बेस जो कौन प्रोवाइड करके दे रहा है, ह्यूम। इनफैक्ट कांत हिमसेल्फ एक्नॉलेज दैट ह्यूम हैज अराउज्ड मी फ्रॉम द डॉगमेटिक स्लम्बर ऑफ रैशनलिज्म। वो ह्यूम के फिलॉसफी से पहले, या हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूम के आने से पहले कांत जो है ना वो प्योर रैशनलिस्ट था। उन कांत को ये लगता था कि हाँ, लेबनिज ने जो भी फिलॉसफी दे दिया मोनाइडोलॉजी की, वो दैट इज मोर देन इनफ, यही है वो, इससे बेहतर फिलॉसफी तो कुछ हो ही नहीं सकता। कांत वाज प्योर रैशनलिस्ट। मगर जब डेविड ह्यूम कौन है, इम्प्रेसिस्ट, जब उन जॉन लॉक कांत, इमैनुअल कांत ने जब इनकी फिलॉसफी पढ़ी तो फिर उनको लगा कि नहीं, दिस इज द बेस्ट। तो वो काफ़ी कंफ्यूज थे। फिर उसके बाद से कांत जो है ना रैशनलिज्म को और इम्प्रेसिज्म को दोनों को कंबाइन करके एक अपनी सिंथेसाइज फिलॉसफी देते हैं। बट अभी हम ह्यूम की बात करते हैं। सी, हमें वेस्टर्न फिलॉसफी में दो ही चीज़ पढ़ना होता है, क्या, एक एपिस्टेमोलॉजी, दूसरा मेटाफिजिक्स। तो पहले हम इनकी एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी एपिस्टेमोलॉजी जैसे ही हम कवर कर लिए, इनकी एपिस्टेमोलॉजी ही डिसाइड कर दी कि इनका मेटाफिजिक्स क्या होगा। अभी हम किसे पढ़ रहे हैं, इम्प्रेसिज्म को, है ना। सी, इम्प्रेसिज्म में हमने किसको पढ़ा था, जॉन लॉक को। अभी हम इधर लॉक को ले रहे हैं, ठीक है। लॉक थोड़ा सा आज ना कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, उससे क्या होगा कि काफ़ी इजी लगेगा हमें। और इस साइड क्या है, ह्यूम। और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एपिस्टेमोलॉजी, यानी थ्योरी ऑफ नॉलेज। हाउ डू वी गेट नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। लॉक ने क्या कहा था कि कैसे हमें नॉलेज मिलता है, लॉक ने कहा था हमें एक्सपीरियंस से ही नॉलेज मिलता है। ये सब तो बहुत ही नई चीज़ है ना, एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज मिलता है। और अगेन ये एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले क्या होता है, सेंसेशन। और इस सेंसेशन से, और उसके बाद रिफ्लेक्शन, है ना, कि जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली परसीव कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, सेंसेशन। और उसी सेंसेशन को जब हम बाद में याद करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप ये क्लास देख रहे हो तो ये अभी सेंसेशन है ना, ये क्या है, इमीडिएट परसेप्शन। तो अभी मैं आपके लिए सेंसेशन हूँ, और इसी क्लास को जब आप बाद में याद करोगे तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। और उसके बाद उन्होंने क्या करा कि इन दोनों से हमें एक आइडिया मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल आइडिया। और माइंड की एक फंक्शन होती है जो बहुत सारे सिंपल आइडियाज़ को जोड़ कर एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बना देता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रोज़ का एग्जांपल लिया था, टेबल का एग्जांपल लिया था, और ये भी कहा था कि माइंड तीन चीज़ें यूज़ करती है इस पर, या तो इसको कंबाइन करती है, सिंपल आइडियाज़ को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाती है, या कंपेयर करके कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाती है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाती है। अब आते हैं ह्यूम पे। यहाँ तक तो अप्रॉक्स ह्यूम सेम बात करेंगे, है ना। ह्यूम से भी पूछा गया, ह्यूम इनफैक्ट ह्यूम क्या है, प्योर इम्प्रेसिस्ट है ना। तो इन्होंने भी कहा कि देखिए नॉलेज तो हमें एक्सपीरियंस से ही मिलता है, और एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है, देखो इन्होंने क्या करा, सेंसेशन
ये क्या कह रहे हैं? इंप्रेशन। इंप्रेशन। इन्होंने क्या कहा? इसे रिफ्लेक्शन। ये क्या कहते हैं इस चीज को? आइडिया। समझ गए? जो जॉन लॉक के लिए सेंसेशन है वो इनके लिए इंप्रेशन है, जो इनके लिए रिफ्लेक्शन है वो इनके लिए आइडिया है। यहां तक कोई दिक्कत? ऑफ कोर्स नॉट। फिर ये कहते हैं सी, ये क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप ये क्लास देख रहे हो तो ये आपका इंप्रेशन है ना, और यही क्लास बाद में आपके लिए क्या बन जाएगा? एक आइडिया बन जाएगा। अभी आप म्यूजिक सुन रहे हो तो वो इंप्रेशन है, और यही इंप्रेशन बाद में क्या बन जाएगा? आपके लिए आइडिया बन जाएगा। ओके ओके, ऑफ कोर्स यहां तक तो सेम है ना, जो यहां था वही यहां था, बट अब इससे आगे जाते हैं। अब सी, ये क्या कहते हैं? एवरी आइडिया इज अ कॉपी ऑफ सम अर्लियर इंप्रेशन। किसी हमें आइडिया होने के लिए हमारे पास इंप्रेशन तो होना पड़ेगा ना। आइडिया किस चीज़ का होता है? जिस चीज़ का हमें इंप्रेशन हो, यानी पहले हमारे पास इंप्रेशन होता है और फिर हमारे पास आइडिया बिल्डअप होता है। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि हमारी पूरी की पूरी फिलॉसफी ही इसी पे बिल्डअप होगी। एवरी आइडिया इज अ कॉपी ऑफ सम अर्लियर इंप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि इफ नो इंप्रेशन, इसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि इफ देयर इज नो इंप्रेशन देयर कैन बी नो आइडिया, और अगर से नो आइडिया तो फिर नो नॉलेज। है ना, ये हम कह सकते हैं ना। अब ये क्या है? ये हमारा कंक्लूजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर से आपने किसी चीज को नहीं देखा तो आपके पास उसका इंप्रेशन भी नहीं आएगा और उस चीज का आइडिया भी प्रोड्यूस नहीं होगा और उस चीज का नॉलेज भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं एक फ्रेश पेज ले रहा हूं। ह्यूम क्या कहते हैं कि नो इंप्रेशन मीन्स नो आइडिया। नो आइडिया मीन्स नो नॉलेज। सी, ये आइडिया क्या है? आइडिया ये फेडेड कॉपी ऑफ इंप्रेशन ही है ना, कि हम फॉर एग्जांपल अभी आपके लिए ये क्लास क्या है? ये इंप्रेशन है। आप इसे बाद में याद करोगे तो वो आपके लिए आइडिया होगा, मगर आपने अभी ये क्लास देखा ही नहीं तो फिर आपको बाद में आइडिया मिलेगा कहाँ से? नॉलेज कहाँ से मिलता है? आइडिया से। तो जब आइडिया ही नहीं तो नॉलेज कहाँ से होगा? नहीं होगा। यानी हमें एक्सपीरियंस होना नॉलेज के लिए ज़रूरी है, और अगर से एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उससे इंप्रेशन हमें नहीं मिलेगा, इंप्रेशन नहीं मिला तो उससे आइडिया नहीं मिलेगा, आइडिया नहीं मिला तो हमें नॉलेज नहीं मिलेगा। तो इससे कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं ये बोलूं इट रिजेक्ट्स इनेट आइडिया। हम जब ये कहते हैं सर्टेन आइडियाज आर इनेट, जैसे फॉर एग्जांपल आइडिया ऑफ गॉड, आइडिया ऑफ सोल, तो फिर ये जो ह्यूम का उनसे पूछेंगे कि आप जो बोले हैं कि आइडिया इनेट है तो ठीक है, तो फिर उस आइडिया का इंप्रेशन क्या है? जब मैं बोलता हूँ सॉल तो आप मुझे सॉल का इंप्रेशन दिखा सकते? अब मुझे सॉल दिखा सकते हो? द आंसर इज नो, नहीं दिखा सकते। तो जब आप नहीं दिखा सकते तो फिर उस चीज़ का इंप्रेशन नहीं हो सकता, और उस चीज़ का इंप्रेशन नहीं हो सकता तो फिर उसका आइडिया भी नहीं मिलेगा। जब आइडिया नहीं मिलेगा तो उसका नॉलेज पॉसिबल नहीं है। ह्यूम ये नहीं करे कि वो चीज़ है नहीं है, अभी उस पर बात नहीं करे। अभी क्या बोल रहे हैं कि नॉलेज हमें उसी चीज़ का पॉसिबल हो सकता है जिस चीज़ का इंप्रेशन हमारे पास हो। क्यों? क्योंकि वो इंप्रेशन हमें आइडिया देगा और उस आइडिया से नॉलेज मिलेगा। सॉल का हमारे पास कोई इंप्रेशन होता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं होता। हम देखेंगे अभी जब हम कंसेप्ट ऑफ सेल्फ देखेंगे, सॉल देखेंगे, पर्सनल आइडेंटिटी देखेंगे, तो वहाँ पर हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। बट क्या आपने कभी गॉड को देखा है? नहीं, यानी आपके पास गॉड का इंप्रेशन नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है, तो उसका नॉलेज भी नहीं हो सकता। अभी हमने क्या एस्टेब्लिश करा कि गॉड का, सॉल का नॉलेज नहीं हो सकता। हमने ये नहीं कहा कि है या नहीं है, वो एक अलग मैटर ऑफ डिबेट है। इनके एपिस्टेमोलॉजी से हमने क्या ड्राइव करा कि देखिए जो चीज़ नहीं है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, उसका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता तो उसका आइडिया भी नहीं हो सकता, आइडिया नहीं हो सकता तो यानी उसकी नॉलेज पॉसिबल नहीं है। ओके, अब यहाँ से ह्यूम की फिलॉसफी जो है ना, अब अपना ये थोड़ा सा डिविएट करेंगे। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो आइडिया है ना, नॉलेज हमें कैसे मिलता है? आइडिया से। नॉलेज हमें आइडिया से मिलता है।
फिर ये कहते हैं कि हमारे जितने भी इंप्रेशन है फॉर एग्जांपल और जितने भी आइडिया है सारे इंडिपेंडेंटली रियल हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं ये बोलता हूँ कि आइडिया 1 और आइडिया 2 ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और इंडिपेंडेंटली रियल है। आइडिया 2 जो है वो इंडिपेंडेंटली रियल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। कैसे कैसे अब मैं मान लेते हैं आइडिया 1 है क्या ब्लैक है ना, और आइडिया 2 क्या है सॉलिड। ये दोनों आइडिया इंडिपेंडेंटली रियल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जब मैं इस मार्कर की बात करता हूं तो ये ब्लैक है और ये सॉलिड है। ऑफ कोर्स इसका शेप एंड साइज भी है माइक उस पर, बट ये जो इसका जो कलर ब्लैक है और ये जो सॉलिड है इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगेन फिर क्या है, इन दोनों के बीच में कोई, मैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट लिख देता है ना, सी each our idea and each our impression exist independently without inherent connection. कि देखें हमारी जितनी भी आइडिया होती है ना, एक आइडिया दूसरे आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होता है। इसमें कोई भी आइडिया आपस में कनेक्टेड नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज के सर बट हम किसी भी चीज़ को परसीव करते हैं तो हम तो बहुत सारे आइडिया को एक ही साथ परसीव करते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये आइडिया, ये मार्कर है तो हम इसे मार्कर ही परसीव करते हैं और इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़, जितनी भी आइडियाज़ है वो तो हम एक साथ ही परसीव करते हैं। यस, तो फिर ये क्यों होता है? फिर आप इनका मेन जवाब देते हैं। जॉन लॉक ने क्या कहा था कि माइंड हमारा बहुत सारे सिंपल आइडियाज़ को जोड़ जोड़ कर एक कॉम्प्लेक्स आइडिया बना लेता है ना। ह्यूम इस चीज़ को कैसे आंसर कर रहे हैं? ह्यूम कह रहे हैं कि सी माइंड ना एक लॉ ऑफ एसोसिएशन होता है जिसे यूज कर जितने भी आइडिया होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, मगर जो माइंड है ना वो लॉ ऑफ एसोसिएशन को यूज कर इस लॉ ऑफ एसोसिएशन में 3 लॉ होते हैं। पहला है क्या? लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। सी ये लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे प्रीवियस क्लास में देखा था और आज देखा, तो क्या आपने क्वेश्चन करा कि ये कौन ही आदमी आ गया? आप समझ गए ना कि ये तो वही आदमी है जो कल ही पढ़ा कर गया था, है ना। इसका मतलब क्या? आपने पहले देखा था मुझे और आज देखा, कंपेयर करके समझ गए कि ये वही चीज़ है ना। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। दूसरा चीज़ समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब मैंगो होता है, 2 आम है तो आप क्या करते हो? दोनों, एक आम दूसरे आम से सिमिलर लगता है, आप समझ जाते हो कि अच्छा ये तो आम है। आपने एक आम देखा ऐसे 1 साल पहले, दूसरा आम देख रहे हो इस साल, तो फिर आप पहले आपके पास मैंगो का क्या था? एक्सपीरियंस था, और उस बेस पे आप क्या समझ, अच्छा ये तो आम है। अगेन ह्यूम इस चीज़ के अगेंस्ट है। ह्यूम कहते हैं कि एक आम जो है ना उसका दूसरे आम से, मैंगो 2 से, मैंगो 1 एंड मैंगो 2, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? हमारा माइंड। कोई भी यूनिवर्सल चीज़ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू ह्यूम देयर इज नो यूनिवर्सल। फॉर एग्जांपल ये क्या कहते हैं? एक आम दूसरे आम, ठीक है चलो आप कह रहे हो क्या कि माइंड क्या करता है कि दोनों में सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश कर लेता है, ये दोनों को एक ही मान लेता है। मगर आप किसी दुकान पर गए, किसी दुकान पर आपने कहा कि भाई 1 kg आम दे दो, द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही वुड आस्क कौन सा आम दे दूँ? आम तो बहुत सारे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस में क्या होता है कि हम जब एक जैसी चीज़ें देखते हैं ना तो हम उसको एक ही मान लेते हैं, बट ह्यूम इस चीज़ के अगेंस्ट है। ह्यूम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक आम है क्या दशहरी और दूसरा क्या है अल्फोंसो। आप इन दोनों को एक क्यों मान रहे हो? इनका जो आइडिया है वो बिल्कुल अलग है
और इनका जो आइडिया है वो बिल्कुल अलग है, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली रियल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। इस आम का आइडिया इस आम के आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट है। अब दोनों को एक नहीं मान सकते, मगर हम मानते हैं क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, हमारा माइंड पहले से चीज देखे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, एक डॉग हमने देखा बचपन में, अब कोई दूसरा डॉग दिखेगा तो हम क्या बोले, अरे ये तो कुत्ता है। हम क्या कर रहे हैं, पहले जो हमारा पास्ट में एक्सपीरियंस था उस आइडिया से हमने कंपेयर कर लिया और फिर उसको लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस के जरिए हम उसे वही नाम दे देते। बट ह्यूम क्या कहते हैं कि देखिए, अब जो बचपन में डॉग देखा था ना आपने, और अभी जो आप डॉग देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग है ना, मगर आप इसके भी डॉग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, कि हम, ये हमारी आदत होती है। अगेन, ये जो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस है, हम किस लिए ये जो यूज़ करते हैं, ये क्या है? ये हमारी साइकोलॉजिकल हैबिट है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है। ओके। दूसरा क्या है? दूसरा है कंटिग्यूटी। दूसरा क्या है? कंटिग्यूटी, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी। लॉ ऑफ कंटिग्यूटी, इसे ना शायद आपने एथिक्स में पढ़ा हो, बट इसे ना एटीट्यूड फॉर्मेशन में भी इसे पढ़ाया जाता है। ये एटीट्यूड बिल्डअप में भी काम आता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई दो चीज़ें एक साथ होता है ना, तो हम दोनों को एकदम ये मान लेते हैं कि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। when two things happen, same space and time becomes associated, See, जब दो चीज़ें एक साथ होता है ना, तो हम दोनों को एसोसिएटेड मान लेते हैं कि हाँ, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ह्यूम इस चीज़ के अगेंस्ट है। ह्यूम कहते हैं उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, एक चीज़ दूसरे चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ है। ऑफकोर्स दोनों अगर से एक साथ हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि दोनों एक साथ हो रहा है, मगर उन दोनों में कोई एसोसिएशन है, कोई रिलेशन है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर देखा होगा क्या? थंडर एंड लाइटनिंग। सी, हम क्या मान लेते हैं कि ये जो थंडर है और लाइटनिंग है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट जब भी थंडर होता है तब भी लाइटनिंग होती है, और हमें लगता है इन दोनों में ये नेसेसरी रिलेशन है कि जब थंडर होगा वब लाइटनिंग होगी, जब लाइटनिंग होगा वब थंडर होगा। ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल हैबिट है, ये नेसेसरी रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट जब ह्यूम की जो हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो आप देखोगे बहुत जगह पे लिखा रहेगा साइकोलॉजिकल एटोमिज्म, क्योंकि वो एपिस्टेमोलॉजी को ना माइंड के कंटेक्स्ट में काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं। वो बहुत सारी जो हमारी हैबिट है, जो हमें लगता है कि ये नॉलेज बन चुका है, उस चीज़ पे ये बात करने की कोशिश करते हैं। कि लॉ ऑफ कंटिग्यूटी क्या होता है कि हम दो आइडियाज़ को जोड़ देते हैं आपस में, ऐसे जोड़ देते हैं कि वो अब वैसा ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर से थंडर हो रहा है तो हम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा लाइटनिंग भी हो रहा होगा। अगर से हम लाइटनिंग को देख लेते हैं, फिर अब हम ऑटोमेटिकली एज्यूम कर ले कि अच्छा अब तो थंडर भी आएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में हमें कनेक्टेड लगता है, बट ये थंडर एक इंडिपेंडेंटली अलग आइडिया है और ये एक इंडिपेंडेंटली अलग आइडिया है। इन दोनों का आपस में कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि थंडर हो जाए, लाइटनिंग ना आए, और इट आल्सो पॉसिबल कि लाइटनिंग आ जाए, थंडर ना आए। यानी इन दोनों में कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है। ये क्या? ये हमारे माइंड का गेम है, यानी ये एक साइकोलॉजिकल हैबिट है चीज़ों में कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट करने की या चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश करने का। तो इससे एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है? क्या आप सोच सकते हो कैसे होता है? कैसे होता है? सही, जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है डॉली इनकैपेक्स। उन्हें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब वो कोई चीज़ करता है ना, अगर से लेट से वो गलत किया उसने, तो हम इससे क्या करते हैं? पनिश को जोड़ देते हैं। जब वो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे क्या करते हैं? अवार्ड देते हैं। तो इससे उसे पता चलता है कि अच्छा ये काम, यानी इन दोनों में बैड और पनिश में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। गुड और अवार्ड में क्या करते हैं? एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। इससे एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, जब बेल बजता है, फिर हम समझते हैं कि अच्छा छुट्टी हो गया। तो बेल और छुट्टी में कोई रिलेशन नहीं है, हमने वो इस्टेब्लिश कर दिया, उससे हमारा एटीट्यूड बिल्डअप होता है। फॉर एग्जांपल, जब 2 बज जाएगा और आपसे कोई पूछा कि भाई लंच किया, आपने कहा नहीं, लंच नहीं किया। तो बोले 2 बज गया, आपने लंच नहीं किया,
फिर आप उनसे क्या पूछोगे कि भाई 2 बजने में लंच करने का क्या रिलेशन है। एक दिन में मुझे जीने के लिए फॉर एग्जांपल अगर से मेरा वेट है 70 kg, तो मुझे 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए और 2000 कैलोरी चाहिए। ये तो मैं किसी भी टाइम ले सकता हूँ, तो ये 2 बजे ही क्यों लूँ, है ना। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। आप सोचिएगा कभी कि ऐसा क्यों होता है कि हम 2 बजे ही खाते हैं या 1 से 2 के बीच में ही। ये रिलेशन किसने इस्टेब्लिश किया, ये हम बचपन से देखते हुए ऐसा आए हैं, इसलिए अब ये हमारा बिलीफ बन चुका है और ये बिलीफ हमारा नॉलेज में चेंज हो चुका है कि 2 बज गया है तो खाना खा लेना चाहिए, है ना। 8 बज गया 9 बज गया है तो खाना डिनर कर लेना चाहिए। ये क्या है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। 2 चीज़ें जब हम एक साथ होते हुए देखते हैं तो उसमें एसोसिएशन रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं, उसको एक ही मानते हैं। तीसरा चीज़ वो क्या कहते हैं, तीसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट पेज पे हम लोग दूसरी चीज़, तीसरा है कॉजलिटी, कि हम जब 2 चीज़ें एक साथ होता है ना तो हम अगेन ह्यूम की कॉजेशन हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। इनफैक्ट एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है वो कॉजलिटी है, कॉजेशन ही है, तो हम तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैं शॉर्ट में इसे थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ कि जब फॉर एग्जांपल क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल एक साथ होता है तो हम क्या मान लेते हैं कि क्लाउड क्या है, क्लाउड एक कॉज है, रेनफॉल क्या है, इफेक्ट है ना। कि पहले क्लाउड फॉर्मेशन हुआ उसके बाद रेनफॉल हुआ, और क्लाउड क्या है, एक कॉज है, और रेन क्या है, इफेक्ट है। तो जब 2 चीज़ें एक साथ होती है ना तो हम एक को कॉज मान लेते हैं और एक को इफेक्ट मान लेते हैं। ये क्या है, हमारे माइंड का गेम है ना। ह्यूम ये 3 चीज़ देते हैं कि ये 3 लॉ ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हम चीज़ों में क्या करते हैं, चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, चीज़ों में कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट करते हैं और चीज़ों को कॉजली रिलेटेड मानते हैं कि हाँ ये कॉज है, ये इफेक्ट है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये होगा तो ये होगा। यही 3 चीज़ वो है ना। ये आपको ये लग रहा होगा कि ये ह्यूम इस तरह की बातें कर क्यों रहे। सी ह्यूम क्या है, प्योर एम्पिरिसिस्ट, और इसमें से कोई भी जो रिलेशन होता है, जो यूनिवर्सल चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर से ह्यूम यूनिवर्सल चीज़ों को मैं क्या बोल रहा हूँ, सी यूनिवर्सल क्या होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारे, अगर से मैं डॉग की बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या डॉगहुड की बात कर सकता हूँ। तो अब अगर से वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते, ह्यूम इस चीज़ को यूनिवर्सल को रिकॉग्नाइज कर लेते, तो फिर हम लोग इनसे पूछते हैं ना कि आप तो एक्सपीरियंस को ही मानते हैं, तो फिर ये बताइए कि ये डॉगहुड कहाँ पर है, हमको उसका इंप्रेशन दिखाइए, है ना। उसका इंप्रेशन, अगर से उसका इंप्रेशन नहीं दिखा सकते तो उसका आइडिया भी नहीं हो सकता, आइडिया नहीं हो सकता तो फिर उसका नॉलेज भी पॉसिबल नहीं है सर। तो आप खुद ही अपने बात के साथ इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए ह्यूम ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करा। ह्यूम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट करता है, पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट करता है। आप जब मैंगो बोलोगे ना, फॉर एग्जांपल आप मैंगो बोल रहे हो, ह्यूम इज ओके, मगर इस मैंगो में इसका मतलब ये नहीं है, आप जैसे बोल देना 1 kg मैंगो, तो ह्यूम इस चीज़ के अगेंस्ट जाएगा। क्यों, वो ये कह रहे हैं कि लेट्स से कि 1 kg मैंगो में 3 पीस मैंगो है, तो ह्यूम क्या बोलेंगे कि ये तीनों मैंगो जो है एक आपस में नहीं जुड़ा हुआ, तुम तीनों को मैंगो नहीं बोल सकते। सी हम बोल रहे हैं ये तो अपने आसानी के लिए ना, रियल में वो चीज़ क्या है ये तो हम नहीं जानते, आम का रियल में क्या नाम है वो तो हम नहीं जानते, वो तो हमने अपने आसानी के लिए नाम दे दिया ना कि हाँ ठीक है ये इस तरीके का दिख रहा है तो ये मैंगो है, रियल में क्या है नहीं पता। तो ये जो इसमें 3 पीस मैंगो है ना, एक आम का दूसरे आम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दूसरे आम का तीसरे आम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये एक डिफरेंट आइडिया है, ये एक डिफरेंट आइडिया है, ये एक डिफरेंट आइडिया है ना। ह्यूम पर्टिकुलर चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं, ह्यूम के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल चीज़ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल जब आप जाओगे सब्जी की दुकान पे या फ्रूट्स की दुकान पे, आप बोले भाई 1 kg फ्रूट्स दे दो, वो क्या पूछेंगे, कौन सा फ्रूट्स, यही पूछेंगे कौन सा फ्रूट। फिर आप बोलोगे कि मुझे एप्पल चाहिए, फिर एप्पल में भी आप पिक करते हो कि मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो सेम बात वो ये करते। यूनिवर्सल हमने अपने आसानी के लिए बनाया है, यूनिवर्सल कोई नॉलेज नहीं होता, यूनिवर्सल कोई चीज़ होती ही नहीं है, ओनली पर्टिकुलर्स। फॉर एग्जांपल मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, बट हम दोनों में डिफरेंस है, हमें ये रिकग्नाइज करना ही होगा। ऑफ कोर्स अगर से हम दोनों इसके अंदर आ गए मैनहुड के अंदर, मगर ये मैनहुड क्या है, ये मैनहुड है क्या इसका कभी एक्सपीरियंस हो सकता है, नहीं, मैन का एक्सपीरियंस हो सकता है, तो हम मैन पे बात करेंगे ना। आप मुझसे डिफरेंट हो, आपका आइडिया मेरे आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट है ना। ह्यूम इसी चीज़ को एम्फसाइज करते हैं, मगर हम फॉर एग्जांपल मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी एक ह्यूमन बीइंग हो, तो हम दोनों को एक सेम क्यों मान लेते हैं, क्यों,
क्योंकि उसके पीछे ये 3 लॉ काम करता है। लॉ ऑफ कंटिग्यूटी, जब हम लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस कि जब हम दो चीज़ को सिमिलर देखते हैं ना तो एक ही मान लेते हैं कि ठीक है ए मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, बट ऑफकोर्स उन दोनों में डिफरेंस है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें एक्सपीरियंस को जब हम मान रहे हैं तो उस एक्सपीरियंस के जरिए उस डिफरेंस को भी हमें रिकॉग्नाइज करना ही होगा। ह्यूम इसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं। नाउ यानी यहाँ से हमने ये तो देख लिया कि ऑफकोर्स ह्यूम क्या कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर अब जो ह्यूम देंगे ना पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर रहे हैं। फिर ह्यूम कह रहे हैं कि हमारा जितना भी बिलीफ है जिसे हम नॉलेज समझते हैं वो क्या है, रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ दिस फंडामेंटल एसोसिएशन। और वो फंडामेंटल एसोसिएशन क्या है, हमारा जितना भी बिलीफ है, इनफैक्ट हम क्या मानते हैं कि आप मेरी तरह दिख रहे हो तो आप भी आदमी हो और मैं भी आदमी हूँ, हम दोनों क्या है आदमी हैं। बट ह्यूम का मानना है कि ये हमारा बिलीफ है और ये जो बिलीफ या फिर जो भी हमारा नॉलेज है जिसे हम नॉलेज कहते हैं या बिलीफ कहते हैं, ये किस वजह से है, ये उस 3 लॉ की वजह से है जो बार बार होता है। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी एंड कॉजलिटी, कॉज एंड इफेक्ट। जहाँ पर हम एक चीज़ कॉज मान लेते हैं, दूसरा इफेक्ट मान लेते हैं कि अभी रेनफॉल हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन। पहले क्लाउड फॉर्मेशन हुआ इसलिए ये हुआ। अब ह्यूम से पूछा गया कि ठीक है तो आप तो कह रहे हो पार्टिकुलर चीज़ है ना कि ठीक है मैं समझ गया, नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलता है। फिर इनसे पूछा गया कि हम एपिस्टेमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नॉलेज, 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी में यही पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ नॉलेज, तो इनके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज है। अब ये बेस प्रोवाइड करा रहे हैं किसके लिए, कांत के लिए। यानी ये बेस प्रोवाइड कराएंगे और कांत इसको एलोबोरेट करेंगे, मगर हम लोग किसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, कांत को, ह्यूम को भूल जाते हैं। इनसे पूछा गया कि टाइप्स ऑफ नॉलेज पे ये बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉलेज, इस पर ये क्या बात करते हैं, बोले ह्यूम कहते हैं देखिए नॉलेज जो है ना वो दो प्रकार का होता है। एक नॉलेज होता है, एक क्या होता है, मेथड्स ऑफ फैक्ट, ये टीटी है ना, मेथड्स ऑफ फैक्ट। दूसरा क्या है, रिलेशन ऑफ आइडियाज। रिलेशन ऑफ आइडियाज ये क्या होता है, रिलेशन ऑफ आइडियाज जो है ना ये ऐसी चीज है जिसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जब हम ये क्या, कौन सा नॉलेज है, ये मैथमेटिकल नॉलेज है। जैसे जब हम ये कहते हैं कि 2 + 2 = 4, तो ये क्या है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, ये रिलेशन ऑफ आइडियाज है, ये 2 और 2 का रिलेशन है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूम के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में ट्रू नॉलेज मिल सकता है, ट्रू नॉलेज मिल सकता है, हमें सिर्फ इसी में नेसेसरी नॉलेज मिल सकता है, नेसेसरी नॉलेज मिल सकता है। क्यों, ये हमेशा ट्रू होता है और इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यानी एक कंसेप्ट आएगा बाद में, इसे हम लोग कांत में पढ़ते हैं, ए प्रायरी बोलते हैं ऐसी चीज को, ऐसे नॉलेज को जिसके लिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत ना हो। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, तो इसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जब मैं ये कहूँ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए हमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फिर जब मैं ये कहूँ कि ऑल बैचलर्स, सॉरी ये बोर्ड बहुत छोटा है, मुझे दिक्कत हो रही है, आप लोगों का प्रेशर इतना था कि मुझे आना पड़ गया, आज मैं क्लास लेने की उसमें था नहीं। जब मैं ये कहता हूँ ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, एक सेकंड नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना। जब मैं ये कहता हूँ कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, अब ये क्या है, इसमें क्या है, जो
प्रीडिकेट है ना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, यानी बैचलर्स और अनमैरिड ये दोनों सेम होता है, तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हम माइंड में भी सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है बैचलर्स अनमैरिड बात तो सेम ही है, तो इसके लिए हमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और कांत ये कहते हैं कि हमें मैटर्स ऑफ फैक्ट में, सॉरी रिलेशन ऑफ आइडियाज में ही ट्रू और सर्टेन नॉलेज मिल सकता है, नेसेसरी नॉलेज हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में मिल सकता है। नोट्स हमें सिर्फ और सिर्फ इसी में मिल सकता है ना, या यस, हमें नेसेसरी नॉलेज, ट्रू नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किस में मिल सकता है, रिलेशन ऑफ आइडियाज में, सिर्फ इसमें मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। ओके ओके ओके। दूसरा क्या है, मैटर्स ऑफ फैक्ट। ये क्या है, मैटर्स ऑफ फैक्ट क्या है, फैक्ट अबाउट एम्पिरिकल वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जितनी भी नॉलेज है वो किस में आता है, मैटर्स ऑफ फैक्ट में। फैक्ट अबाउट एम्पिरिकल वर्ल्ड, एम्पिरिकल वर्ल्ड। और इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के बारे में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं ना, वो कहां से आता है, एक्सपीरियंस से। अगेन ये जो मैटर्स ऑफ फैक्ट है ना, ये क्या है, ये कंटिंजेंट है। मैटर ऑफ फैक्ट यानी फैक्ट्स अबाउट एम्पिरिकल वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में हम जब कोई भी चीज़ पढ़ते हैं वो क्या है, मैटर्स ऑफ फैक्ट। और ये क्या है, ये कंटिंजेंट है, यानी हमेशा बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल कि इट मे बी पॉसिबल आज रेनफॉल हो कल ना हो, परसों रेनफॉल हो उसके बाद ना हो, आज सनराइज हो कल ना हो, आज बहुत ज़्यादा विंटर हो कल गर्मी आ जाए। तो ये जो मैटर्स ऑफ फैक्ट है, यानी ये जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है ना, ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसमें यहाँ कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। तो इसीलिए इसमें कभी, इस मैटर्स ऑफ फैक्ट का कभी भी हमें नेसेसरी नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज नहीं मिल सकता। ये क्या है, कंटिंजेंट है, और ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ कभी भी नेसेसरी नॉलेज हमें नहीं मिल सकता। फैक्ट अबाउट एम्पिरिकल वर्ल्ड, इसमें हमें कभी भी नेसेसरी नॉलेज नहीं मिल सकता। इस चीज़ को याद रखना आप। ये कब काम आएगा, जब हम इनका कॉजेजन पढ़ेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे, जब सेल्फ पढ़ेंगे, जब सब्सटेंस पढ़ेंगे, तब काम आएगा ये चीज़। ये क्या है, ये है ए पोस्टीरियरी, ए पोस्टीरियरी यानी प्रायर टू एक्सपीरियंस। ह्यूम की जो एपिस्टेमोलॉजी है ना, वो इस चीज़ के लिए, किसके लिए है, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के लिए। नो इस एम्पिरिकल वर्ल्ड, हमने क्या कहा, नॉलेज हमें कैसे मिलता है, नॉलेज हमें मिलता है एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है, इंप्रेशन, इंप्रेशन से हमें आइडिया मिलता है, आइडिया से हमें नॉलेज मिलता है। एक सीन मैं यहाँ पे ड्रॉ कराता हूँ। एक्सपीरियंस से हमें क्या मिलता है, इंप्रेशन, और इस इंप्रेशन से हमें क्या मिलता है, आइडिया, और इस आइडिया से हमें क्या मिलता है, नॉलेज, है ना। अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो आइडिया इंडिपेंडेंटली, एक आइडिया फॉर एग्जांपल सॉलिडिटी का आइडिया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और ब्लैक का आइडिया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कोल्ड का आइडिया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और माइंड क्या करता है, तीन लॉ को इस्तेमाल करके वो चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश करके जोड़ देता है ना। फिर हम ये इसे एज अ ऑब्जेक्ट परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल चेयर में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, हार्डनेस, उसका शेप एंड साइज, उसका कलर, साउंड, ये सब इंडिपेंडेंट आइडिया है। माइंड क्या करता है, तीन लॉ को जोड़ के उससे जोड़ देता है। बट हमें नॉलेज किससे मिल रहा है, आइडिया से, है ना। ओके ओके ओके। हमने क्या कहा कि इस वर्ल्ड के बारे में कभी भी हमें नेसेसरी नॉलेज नहीं मिल सकता। अब हम ह्यूम के इस लाइन को इसके एपिस्टेमोलॉजी से ड्राइव करेंगे। कैसे, नॉलेज हमें कहाँ से मिल रहा है, आइडिया से। ओके, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि व्हाट इज आइडिया। आइडिया क्या है, आइडिया इज अ फेडेड कॉपी ऑफ इंप्रेशन। आइडिया इज, व्हाट इज आइडिया, आइडिया इज फेडेड कॉपी ऑफ इंप्रेशन। आइडिया इज फेडेड कॉपी ऑफ प्लस अप्रोक्स 40 मिनट्स। क्या चाहिए क्या अभी, ओके सॉरी। ये क्या, फेडेड कॉपी ऑफ इंप्रेशन, है ना। ओके
आइडिया क्या है? फेडेड कॉपी ऑफ इंप्रेशन, यानी अनक्लियर कॉपी ऑफ इंप्रेशन। जब कोई चीज़ खुद अनक्लियर है, ये आइडिया क्या है? इस चीज़ का अनक्लियर कॉपी है, तो जब ये खुद अनक्लियर है तो ये क्लियर नॉलेज कैसे दे सकता है? ये खुद फेडेड है, जिस चीज़ से हमें नॉलेज मिल रहा है वो खुद फेडेड है, वो खुद अनक्लियर है, तो वो हमें क्लियर नॉलेज कैसे दे सकता है? वो हमें कैसे सर्टेन नॉलेज दे सकता है? यहाँ कभी भी सर्टेन नॉलेज नहीं मिल सकता, यहाँ अनसर्टेन नॉलेज ही मिलेगा। सर्टेन नॉलेज कहाँ मिलेगा? रिलेशन ऑफ आइडियाज में, यानी मैथमेटिकल नॉलेज में हमें जितने भी नॉलेज मिलते हैं वो सर्टेन होता है, ट्रू होता है, नेसेसरी होता है। यहाँ जो नॉलेज होता है वो कंटिजेंट होता है, वो अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने डिड्यूस किया कि आज मान लेते हैं कि आज रेनफॉल हुआ, कल नहीं होगा, है ना। आज आप देखें कि फ्लड आ गया, कल फ्लड नहीं आएगा। आज आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा ड्यू है, कल ड्यू ना हो। आज हो सकता हो कि मतलब यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ना वो क्या है? कंटिजेंट है। आज हो सकता कल ना हो, इट मे बी पॉसिबल कल ना हो। ह्यूम इससे भी रेडिकल स्टैंड लेते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, सनराइज अगर से हर रोज़ हो रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी होगा। इट मे बी पॉसिबल कि कल ना हो सनराइज, और हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यानी इसमें हमने क्या, अब हम ये तो देख चुके हैं ना कि ठीक है, ये जो मेटर्स ऑफ फैक्ट है इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के बारे में हमें कभी भी नेसेसरी नॉलेज नहीं मिल सकता, कभी भी ट्रू नॉलेज नहीं मिल सकता। जो भी नॉलेज मिलेगा वो क्या होगा? अनसर्टेन होगा। ऑफकोर्स वैलिड होगा। अगर से फॉर एग्जांपल आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि अभी रेनफॉल है, तो ऑफकोर्स रेनफॉल हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है, अभी रेनफॉल हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंडीशन बाद में भी डेवलप हुआ तो रेनफॉल होगा ही होगा। ह्यूम की एपिस्टेमोलॉजी के बाद साइंस पर काफ़ी इम्पैक्ट आया। अभी आप वेदर कंडीशन देखो अपने फ़ोन में, उसमें क्या लिखा हुआ है? फील्स लाइक 70 डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिखा होगा, है ना, फील्स लाइक 70 डिग्री सेल्सियस। या फिर ये लिखा होगा कि इट मे रेन टुडे। क्या है? इट मे रेन टुडे। उनके पास हर वो डाटा अवेलेबल है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं कहते कि आज बारिश होगी ही। वो क्या कह रहे हैं कि आज बारिश होने की संभावना है। वो ये नहीं कहते कि रेनफॉल होगा ही, वो क्या कहते हैं? होने का संभावना है। यानी नेसेसरी वर्ड इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के बारे में कोई भी ट्रू नॉलेज नहीं दे सकता। इनके बाद इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? सी, इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ ना कि साइंस के अंदर से, अभी हम ये देखते हैं इनके एपिस्टेमोलॉजी का इम्प्लीकेशन क्या हुआ, कि इनके एपिस्टेमोलॉजी की वजह से क्या आया। हमने क्या अब तक इस्टेब्लिश किया कि देखिए, ये जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है ना, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में कोई भी नॉलेज ट्रू नहीं है, सर्टेन नहीं है। यहाँ चीज़ें बदलती रहती है, तो इसीलिए हम कोई भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, नेसेसरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते इस वर्ल्ड के बारे में। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? सी, जो सबसे पहला इम्प्लीकेशन है हुआ ना, ये क्या हुआ? पहला तो इन्होंने देखा ना, हमने देखा, इन्होंने क्या करा? रिजेक्ट इननेट आइडिया। इननेट आइडिया, इन्होंने इननेट आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, है ना, पहले ये। दूसरा क्या? अब ये क्या कर रहे हैं? माइंड को ना एक मशीन की तरह से मैकेनिकल वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। माइंड वर्क्स अब ये माइंड को ना मशीन की तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 3 लॉ को यूज करके ये चीज़ों में रिलेशन इस्टेब्लिश कराते हैं। फिर इससे ये हुआ ना कि जो ट्रू वर्ड था ना साइंस से, वो रिमूव कर दिया गया। ऑल नॉलेज आर प्रोबेबल्स, ऑल नॉलेज आर प्रोबेबल्स। इस मैटर्स ऑफ फैक्ट यानी इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के बारे में हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो प्रोबेबल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी ऐसा होगा। क्यों? कल को तो हम वैसे भी एक्सपीरियंस अभी नहीं कर पा रहे, और जैसे कल के बारे में हम अभी बात करेंगे तो वो इन्फ्रेंस होगा। तो इन्फ्रेंस तो ये नहीं मान सकते ना, ये तो रीजन को ही सॉल्व क्राइटेरिया मान रहे हैं। तो इसीलिए अगेन ये अपने एपिस्टेमोलॉजी से ही ये इस्टेब्लिश करते आ रहे हैं। और फिर ये कंक्लूजन क्या निकाले? ऑल नॉलेज आर प्रोबेबल्स। ह्यूम के बाद साइंस से भी ट्रू नॉलेज निकाल दिया गया। जो ट्रू शब्द था ना, वो निकाल दिया गया साइंस से। नो, यानी इनकी एपिस्टेमोलॉजी तो हमने देख लिया ना कि भाई ये प्योर एम्पिरिसिस्ट है। ये अभी तक अपने एपिस्टेमोलॉजी में
इनके हमने एक भी इनकन्सिस्टेंसीज नहीं देखा। वो कहते थे ऑफ कोर्स ये क्या है, ये जो हमने देखा एक तो उन्होंने क्या करा मीटर्स ऑफ फैक्ट और एक रिलेशन ऑफ आइडियाज़, जहाँ पर उन्होंने मीटर्स ऑफ फैक्ट को क्या कहा कि ये जो मीटर्स ऑफ फैक्ट है ना ये हमेशा बदलती रहती है, चेंज होता रहता है, तो इसमें हमें कभी भी ट्रू नॉलेज या सर्टेन नॉलेज नहीं मिल सकता। हमें रिलेशन ऑफ आइडियाज़ में ट्रू नॉलेज सर्टेन नॉलेज मिल सकता है। और रिलेशन ऑफ आइडियाज़ क्या है, जैसे मैथमेटिकल नॉलेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, ये सब चीज़ें, या लॉजिकल नॉलेज जैसे ऑल रोजेज आर फ्लावर, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये ट्रू नॉलेज है और नेसेसरी, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बट जब हम इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ हमें एक्सपीरियंस से ही नॉलेज मिल सकता है। ओके, वो 2 टाइप्स का नॉलेज की बात करते हैं ना, मगर अब जितनी भी चीज़ें हैं अब इनसे ये आएगा, इनका मेटाफिजिक्स पे आते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है व्हाट्स योर टेक ऑन सब्सटेंस, हिम से पूछा गया कि सब्सटेंस के बारे में आपका क्या कहना है। बाय द वे मैं सब्सटेंस को थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, जो लोग पहली मर्तबा देख रहे हो उनको ये पता हो जाएगा। सी सब्सटेंस क्या होता है, एक एप्पल है ना, तो अपार्ट फ्रॉम इट्स कलर, पहला कलर, दूसरा शेप एंड साइज, तीसरा टेस्ट एटसेट्रा। ठीक, ये जो एक एप्पल है ना इसकी बहुत सारी क्वालिटी, एक तो ये कि वो मीठा होता है, एक तो ये कि उसका कुछ डेफिनेट शेप एंड साइज है, कुछ कलर है, कुछ टेस्ट है, जिसके बेस पे हम बोलते हैं एप्पल है। नो जो लोग सब्सटेंस को मानते हैं उनका ये कहना है कि जो ये जितनी भी क्वालिटीज़ है ना, ये क्वालिटीज़ हवा में नहीं तरती, इनको रहने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम है जो बेस प्रोवाइड कराता है जहाँ ये सारी की सारी क्वालिटीज़ रहती है, और जहाँ ये सारी क्वालिटीज़ रहती है ना जिसमें भी, वही क्या है सब्सटेंस है। अगेन ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट मटेरियल चीज़ों के लिए। एक होता है क्या स्पिरिचुअल सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जब मैं ये कहता हूँ कि दैट आई नो, तो ये कौन है जो जान रहा है, ये आई कौन है, ये मेरा बॉडी तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से आई एम हैप्पी, तो ये खुश कौन है, या मेरा बॉडी है या मेरा सोल है या आत्मा जिसे हम कहते हैं, कौन है खुश। तो ये जो सोल है ये क्या है, ये स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसे हम नहीं देख पाते। और ये जो मटेरियल सब्सटेंस है, इस तरह की चीज़ों का, फॉर एग्जांपल जितनी भी चीज़ें इसमें, ये जो इसकी क्वालिटीज़ है, ये ब्लैक है, सॉलिड है, और ये इसका कुछ डेफिनेट शेप एंड साइज है। तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ है किसी चीज़ में रह रहा होगा, तो वो जिस चीज़ में रह रहा है ना वही है क्या सब्सटेंस, है ना, अल्टीमेट रियलिटी। अब आते हैं किस पे, सब्सटेंस पर। भैया बताइए सब्सटेंस क्या है। ह्यूम कहते हैं कि हमने ये देख लिया है ना कि ह्यूम सब्सटेंस क्या है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये सारी क्वालिटीज रहती है। ह्यूम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं ना, प्योर इम्प्लिसिस्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए डू वी एवर परसीव सच थिंग्स, कि बता दीजिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, क्या हम इस तरह की चीज़, ये जो हमने बात करा ना कि कोई ऐसी चीज़ है जो सारे गुण को बांध कर रखती है, जिसकी वजह से कोई चीज़ होता है, तो क्या हम उस चीज़ को, उस एसेंस को, उस सब्सटेंस को कभी परसीव कर पाते हैं? क्या वो हमारे परसेप्शन में कभी आता है? इसका ऑनेस्ट आंसर क्या होगा? आप खुद से सोचो कि क्या आपने कभी सॉल को देखा है? आपने सॉल को देखा है? नहीं। क्या आप इस चीज़ के, इसका एसेंस क्या है? कौन ऐसी चीज़ है जो इसको बांध कर सारी क्वालिटीज़ को रखे हुआ है? क्या आपने इसे कभी देखा है? इसके सब्सटेंस को देखा है? जितनी भी चीज़ें हैं ना ऑब्जेक्ट, क्या आपने उसके एसेंस को देखा? अल्टीमेट रियलिटी को आज तक आपने देखा है? द ऑनेस्ट आंसर इज नो, नहीं देखा है। इसका आंसर क्या होगा? नो। ओके, अब ह्यूम एक और स्टेटमेंट देंगे। ये स्टेटमेंट क्या करेगा कि हेगल के बाद फिलॉसफी एक लिंग्विस्टिक टर्न लेती है, और वो जितने भी लिंग्विस्टिक फिलोसफर आएंगे ना, वो इसी टर्म को यूज करके अपनी पूरी फिलॉसफी बिल्डअप करेंगे। सी वो क्या कहते हैं, इफ एन, अच्छा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब ना इसे नोट कर रहे होगे। सी अगर सब नोट नहीं करोगे ना तो हो सकता हो कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बट उससे आपको बहुत ज़्यादा
आउटकम अचीव नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम आउटकम्स अचीव करने के लिए आपको नोट करना ही चाहिए। ये क्या, इफ एन आइडिया कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू corresponding impression then it is meaningless. ह्यूम क्या कह रहे हैं? ह्यूम कह रहे हैं कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो कैट, जब मैं कैट का आइडिया बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कैट, तो मैं ना आपको कैट दिखा भी सकूँ इस इम्पेरिकल वर्ल्ड में। अगर से इस इम्पेरिकल वर्ल्ड में कैट नहीं है तो मैं कैट का बारे में बात नहीं कर सकता, इसके बारे में नॉलेज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस इम्पेरिकल वर्ल्ड में कैट है ही नहीं, तो हमें उसका नॉलेज कैसे पॉसिबल होगा? तो हम उसी आइडिया के बारे में बात करें जिसका इम्प्रेशन पॉसिबल हो। मतलब सी ये क्या कहते हैं कि अगर से आप नो, इसका क्या मतलब हुआ कि नो इम्प्रेशन नो आइडिया। ह्यूम क्या कह रहे हैं? इफ एन आइडिया कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू अ कॉरेस्पॉन्डिंग इम्प्रेशन देन इट इज मीनिंगलेस कह दिया। अब हम कहते हैं, हमने क्या कहा? नो इम्प्रेशन नो आइडिया। नो आइडिया मीन्स नो नॉलेज, हमने ये एस्टेब्लिश किया था ना, नो नॉलेज। अब ये बताइए कि क्या हमारे पास सब्सटेंस का कभी परसेप्शन है? द आंसर इज नो। नो परसेप्शन यानी नो इम्प्रेशन यानी नो आइडिया मीन्स नो नॉलेज मीन्स नो सब्सटेंस। क्या ये समझ में आया? नो इम्प्रेशन क्यों? क्योंकि हमें सब्सटेंस को हम कभी भी परसीव नहीं कर पाते, इसलिए दैट्स व्हाई नो इम्प्रेशन। ओके, जब इम्प्रेशन ही नहीं तो आइडिया भी क्रिएट नहीं होगा, तो फिर नॉलेज पॉसिबल नहीं है, नॉलेज पॉसिबल यानी कोई सब्सटेंस है ही नहीं। ओके, ह्यूम ये किस बेस पे कह रहे हैं? पहला इफ एन आइडिया, ये मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट कर लो। इफ एन आइडिया कैन नॉट बी traced to corresponding impression it is meaningless, then it is meaningless। कि अब मैं ऐसी बात करूं जिसका इंप्रेशन पॉसिबल नहीं हो तो वो जो मेरी बात होगी ना वो मीनिंगलेस होगी, उसको कभी भी मीनिंगफुल नहीं माना जाएगा। अच्छा, मैं कैट के बारे में बात कर रहा हूँ तो कैट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा, मैं डॉग के बारे में बात कर रहा हूँ तो डॉग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर से मैं सॉल के बारे में बात कर रहा हूँ तो सॉल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने के लिए क्या हो? उसका इंप्रेशन होना पड़ेगा, वो उसे परसेप्शन में आना पड़ेगा। अब अगर से अगेन सॉल का तो परसेप्शन में नहीं आ सकता डायरेक्टली, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये जो सब्सटेंस की बात करते हैं हम, अल्टीमेट रियलिटी इस हर एक चीज़ में, वो तो कभी भी हमारे परसेप्शन में नहीं आ सकता। गॉड की बात हमारे परसेप्शन में नहीं आ सकता। तो जो भी चीज़ परसेप्शन में नहीं आ सकता आप उसके बारे में बात ना करो। नो इम्प्रेशन नो आइडिया नो नॉलेज। इस तरह से वो इस चीज़ को क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि फिर ठीक है ये बताइए कि यानी सब्सटेंस का नॉलेज पॉसिबल नहीं, सब्सटेंस क्या है? इनसे पूछा गया कि फिर हम तो मानते हैं ना सब्सटेंस को, तो ये कहते हैं कि देखिए सब्सटेंस पे जो लोग मानते हैं ना वो क्यों मानते हैं? सही, सब्सटेंस क्या है? फिर ये इससे आगे भी जाते हैं ना, इससे आगे क्या जाते हैं? सी, ये कहते हैं कि वी परसीव ओनली क्वालिटीज। वी परसीव ओनली क्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या परसीव करते हैं? किसी चीज़ का टेस्ट परसीव करते हैं, या एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं ना। अब एक चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, या किसी भी चीज़ का, चेयर का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। फिर देखेंगे कि ये सब्सटेंस उसमें कहाँ पर है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका? चेयर का।
चेयर का। ओके, हम इसके कंटेक्स्ट में अब जितनी भी बातें करेंगे इस चेयर के कंटेक्स्ट में करेंगे। अब जब हम चेयर को परसीव करते हैं तो हम क्या परसीव करते हैं? पहला तो उसका कलर है ना, ठीक है, मान लेते हैं कि ब्राउन कलर का है तो कलर। ओके, फिर क्या? हार्डनेस, वो हार्ड होता है ना तो हार्डनेस। ओके, फिर हम क्या परसीव करते हैं कि जब हम उसको छूते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस भी होता है। ओके, फिर उसमें उसका क्या है? कुछ शेप एंड साइज भी है। ओके, उसका कुछ शेप है, शेप एंड साइज। ओके, फिर कुछ लोकेशन है, कुछ टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं और कुछ स्पेस एंड टाइम में देख रहे हैं, यानी कुछ उसका लोकेशन स्पेसिफिक हमें नहीं पता, हम इसे स्पेस मान रहे हैं, और जिस वक्त में देख रहे हैं उसे हम टाइम मान ले रहे हैं ना। अगर से ये सारी चीज़ ही तो है चेयर, इसमें से सब्सटेंस क्या है ये बताए? ये जो चेयर है इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बना है ना, तो ये तो क्वालिटीज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ है चेयर में? नहीं, ये सारा चीज़ हट गया तो वो चेयर हट गया। चेयर से सॉलिडिटी गायब कर दे, क्या बचेगा? उसका कलर गायब कर दे, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। ये जो चेयर है ना, ये इन सब चीज़ों से मिलकर, उसमें कुछ डेफिनेट शेप है, ठीक है, उसका शेप हटा दे, उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड को निकाल दे, फिर क्या बचेगा? हार्डनेस को निकाल दे, फिर कलर को निकाल दे, फिर कुछ बचेगा क्या? सब्सटेंस का क्या डेफिनेशन है कि जो बचेगा वही सब्सटेंस है। जब हम ये सब क्वालिटीज़ को निकाल दे तो वो कुछ बचा क्या? चेयर में कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, मार्कर है ना, मार्कर। ओके, अब इसमें क्या है? एक तो ब्लैक कलर है ये। ओके, दूसरा क्या है? इसमें हार्डनेस है, मैं इसे टच कर पा रहा हूँ, ये हार्ड है ना, और फिर इसका कुछ शेप एंड साइज है, ठीक है। अब मैं इसका ब्लैक कलर निकाल दूँ। ओके, ब्लैक कलर इसका निकल गया, जैसे इमेजिन कि ब्लैक कलर इसका निकल गया। अब मैं इसका हार्डनेस भी निकाल दूँ, अब इसमें क्या बचा? इसमें कुछ बचा क्या? कुछ भी तो नहीं बचा। इसका मेटल जो है वो हार्ड है, मेटल को ही गायब कर दूँ, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कलर निकल चुका है, हार्डनेस निकल चुका है, शेप एंड साइज गायब है, इसकी जितनी भी क्वालिटी से मैं गायब कर दूँ तो ये चीज़ तो कुछ बचेगा ही नहीं। और ये कहते हैं जो बचा वही है सब्सटेंस, तो कुछ तो बचा ही नहीं। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। फिर ये ह्यूम कहते हैं कि जो सब्सटेंस है ना, देखो सब्सटेंस जो है ना, ये लोगों का, ये क्या है? ये फिक्शन ऑफ माइंड है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। इट्स अ फिक्शन ऑफ माइंड, ऐसा रियल में कोई चीज़ नहीं होता। ओके 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 ओके, ये सब्सटेंस क्या है? फिक्शन ऑफ माइंड है, रियल में ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। बट फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है, फिर अब ये नहीं होता तो फिर अब ये बताइए, ये तो ऑब्जेक्ट वाला हो गया ना, ये तो ऑब्जेक्ट यानी इस एम्पिरिकल वर्ल्ड का, मटेरियल सब्सटेंस नहीं होता। स्पिरिचुअल सब्सटेंस का क्या? ह्यूम कहते हैं कि मैं जब भी अपने अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ, सेल्फ कहाँ होता है? हमारे बॉडी के अंदर। तो मैं जब भी सेल्फ को जानने की कोशिश करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या क्वालिटीज़ अपने, मुझे परसेप्शन ही मिलता है। मैं जब भी अपने अंदर झांकता हूँ, मुझे किन किन चीज़ों के बारे में परसेप्शन होता है? पहला होता है क्या? थॉट, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, या फिर हैप्पी, या फिर क्या होता है? सैड, मेमोरी, ये सब चीज़ें होती। मुझे कोई सोल, ऐसा जो जिसे हम सोल कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, ये सब चीज़ तो हम कभी परसीव ही नहीं कर पाते, है ना। ये सब चीज़ हम कभी भी परसीव नहीं कर पाते। सोल को हम लोग क्या मानते थे? सोल एक ऐसी एंटिटी है जो थिंकिंग एंटिटी है, जो फॉर एग्जाम्पल जब हम क्या कहते हैं कि आई नो, तो ये आई कौन है? ये हमारा सोल है। तो ये कहते हैं कि मैं जब भी उस आई को जानने की कोशिश करता हूँ, जब भी उसका वो करता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मिलता है। किन चीज़ों का? थॉट का, हैप्पी का, सैड का, मेमोरी का, यानी ये सब चीज़ का परसेप्शन मिलता है। क्या इनमें से कौन है सोल? ये बताए। ये तो क्वालिटीज़ है ना, इसके अलावा मुझे किसी भी चीज़ का परसेप्शन नहीं मिलता। और अगेन परसेप्शन नहीं मिलता यानी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब दो क्राइसिस आया। पहला ये, इन्होंने मटेरियल सब्सटेंस को मानने से मना कर दिया, तो अगेन, और दूसरा स्पिरिचुअल सब्सटेंस यानी सोल को भी मानने से मना कर दिया। तो अब ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि ठीक है, आपने रिजेक्ट तो कर दिया, तो फिर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देना पड़ेगा। आपने तो सिर्फ प्रॉब्लम हाईलाइट किया ना कि इसमें क्या क्या दिक्कत है, तो आपको सोल्यूशन तो देना पड़ेगा। जैसे सोल्यूशन पूछा गया, फिर फिजिकल ऑब्जेक्ट का आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, इस वर्ड का एक्सप्लेनेशन दीजिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस वर्ड को। फिर दूसरा स्पिरिचुअल, अगर से हमारा सोल नहीं है तो फिर हमारी पर्सनल आइडेंटिटी का क्या क्वेश्चन आएगा ना, कि मैं खुद को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, मैं खुद को कैसे क्लेम करूंगा कि या दिस इज़ मी। और जो भी है, अभी तक तो मैं क्या मान रहा था कि मुझे तो यही बताया जा रहा था कि दोस्त, ये जो बॉडी है ना, ये मतलब नष्ट हो सकता है। सोल, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, आत्मा अमर है।
तो जिससे हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को रिवील करते थे, जानते थे। बट हमें तो ये क्या कह रहे हैं, सॉल आत्मा कुछ नहीं होता। तो फिर इनसे हम क्वेश्चन करेंगे ना कि फिर ठीक है, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी का क्या, हम खुद को कैसे रिवील करेंगे या खुद को कैसे क्लेम करेंगे। ओके, तो पहले हम इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए ये अल्टरनेटिव थ्योरी देते हैं। क्या देते हैं? बंडल थ्योरी। बंडल थ्योरी क्या है? सी, हम क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आपको समझना हो, फॉर एग्जांपल मैं एक चेयर का एग्जांपल ले रहा हूँ ना, या आपके सामने जो टेबल रखा हुआ आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। अब हमें इस वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन देना है ना, तो इस वर्ल्ड में चेयर भी तो आता है ना, पेड़ आता है, अब कुछ भी ले लो यहाँ पे, है ना, टेबल भी ले सकते हो, या कोई स्टोन है तो स्टोन, माउंटेन है तो माउंटेन का एक्सप्लेनेशन, या आप जितनी भी चीज़ हो ना उसका भी एक्सप्लेनेशन हम ढूंढ रहे हैं ना, कि ठीक है आप सब्सटेंस नहीं तो फिर बताइए ये सब क्या है। फिर ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो क्या है, बंडल ऑफ परसेप्शन या फिर बंडल ऑफ क्वालिटीज। बंडल ऑफ परसेप्शन या फिर हम उसे बंडल ऑफ क्वालिटीज भी कह सकते हैं ना, बंडल ऑफ क्वालिटीज, कि कोई भी चीज़ क्या है, बहुत सारे क्वालिटीज से मिलकर बना हुआ है। सिंपल सा चीज़ तो है, ये जो चेयर है इसमें क्या है, एक तो हार्डनेस है, एक कलर है, उसका शेप एंड साइज है, साउंड प्रोड्यूस करता है किसी स्पेस एंड टाइम में। टेबल के साथ भी वही है, ये हार्ड है, ये लकड़ी से बना हुआ, लकड़ी क्या होता है, हार्ड होता है, तो ये इसमें एक क्वालिटीज है हार्डनेस का, एक है कलर का, एक है साउंड प्रोड्यूस का, जब उसे छूते हैं तो उसमें कुछ शेप एंड साइज है, यही तो है। तो इस तरह से हम सारी दुनिया का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यानी ये जो ह्यूम अल्टरनेटिव थ्योरी दे रहे हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट अ बंडल ऑफ परसेप्शन, दैट ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट अ बंडल ऑफ परसेप्शन, बट अ बंडल ऑफ परसेप्शन, है ना, दैट को ऑकर। अब इसका मतलब क्या है, अब देखें, ह्यूम ने क्या स्टैब्लिश करा था, ह्यूम ने ये भी तो स्टैब्लिश कराना था ना कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट क्या है, कौन है, जो कॉरेस्पॉन्ड करता हो अपने आइडिया से, अपने इंप्रेशन से। अब अगर से मैं चेयर की बात करूंगा, या फिर इसमें फॉर एग्जांपल इस बंडल ऑफ परसेप्शन, इस बंडल ऑफ क्वालिटीज में मैं एक क्वालिटीज हार्ड की बात करा, तो इस हार्ड को तो मैं कॉरेस्पॉन्ड कर सकता हूँ ना इस चेयर के अंदर। अगर से मैं चेयर का बात कर रहा हूँ तो मैं चेयर के आइडिया को और चेयर को कॉरेस्पॉन्ड कर सकता हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ चेयर, आप बोलोगे दिखाइए चेयर, तो मैं चेयर दिखा दूंगा। जब मैं बोलूँगा टेबल, तो आप बोलोगे दिखाइए टेबल, तो मैं टेबल दिखा दूंगा। यानी मैं अपनी बातों को 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड करा सकता हूँ इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में। ये क्या है, ये इस वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ से ना सी हम क्या कहते हैं, यहाँ से हम एक चीज़ और डिड्यूस कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, meaningful idea must come from corresponding impression, है ना, ठीक है। corresponding impression यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना इसे, कि भाई जो भी मीनिंगफुल आइडिया है आपका, उसका इंप्रेशन होना ही चाहिए। अगर से इंप्रेशन नहीं हो सकता तो आइडिया भी नहीं हो सकता, आइडिया नहीं हो सकता तो नॉलेज भी नहीं हो सकता। अगर से जो भी आपके पास आइडिया है और उस आइडिया का इंप्रेशन आपके पास है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। फॉर एग्जांपल जब मैं बोलूँ चेयर, तो चेयर का मेरे पास इंप्रेशन है तो मैं चेयर बोल सकता हूँ। जब मैं बोलता हूँ हार्ड, तो हार्डनेस का हमारे पास इंप्रेशन है। जब मैं बोलता हूँ सॉफ्ट, सॉफ्टनेस का हमारे पास इंप्रेशन है। जब मैं बोलता हूँ टेबल, टेबल का हमारे पास इंप्रेशन है। जब मैं बोलता हूँ स्टोन, स्टोन का हमारे पास इंप्रेशन, हम स्टोन दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ें दिखा सकते हैं ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, यानी इन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, बंडल ऑफ क्वालिटीज, कि ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट अ बंडल ऑफ क्वालिटीज। ये चेयर क्या है, बहुत सारे क्वालिटीज से मिलकर बना है, यानी ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट अ बंडल ऑफ क्वालिटीज, बंडल ऑफ परसेप्शन, इनको ये बता दिया। ओके, फिर हमने एक और क्वेश्चन उठाया था कि ठीक है फिर बताइए हमारे पर्सनल आइडेंटिटी का क्या है ना, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी भी तो है ना। तो वो पर्सनल आइडेंटिटी, अब हम आते हैं इस पे पर्सनल आइडेंटिटी पे, कि हमारे पर्सनल आइडेंटिटी का क्या। अब ये
सी पर्सनल आइडेंटिटी हमारे सेल्फ से सॉल से रिवील होती है ना। अब सॉल क्या है, फॉर एग्जांपल जब हम ये कहते हैं कि आई नो, तो ये आई क्या है, डेकार्टे ने क्या कहा था, एक थिंकिंग बीइंग है जिसे हम सॉल कहते हैं। सॉल क्या है, एक थिंकिंग एंटिटी है। आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो ये थिंक जो करता है वो कौन है, वो हमारा सॉल है ना, जिससे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है और री आइडेंटिफिकेशन होता है। ह्यूम कहते हैं, ह्यूम फिर से वही सवाल करते हैं कि बताइए कि डू वी एवर परसीव सेल्फ, क्या हम कभी सेल्फ को परसीव करते हैं? इसका आंसर क्या था, नहीं, हम कभी भी नहीं परसीव करते। तो ये सेल्फ तो नहीं है ना, परमानेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक सेल्फ है जो परमानेंट है। तो ह्यूम कहते हैं कि डू वी एवर परसीव सच थिंग, नहीं, हम सिर्फ क्या परसीव कर पाते हैं, हम क्या परसीव कर पाते हैं, वी परसीव ओनली थॉट, मेमोरी। हम जब भी अपने अंदर झांकते हैं तो हमें तो मतलब यही सारी चीज़ें दिखते हैं ना, या तो थॉट दिखता है, या मेमोरी दिखता है, या प्लेजर दिखता है, या पेन दिखता है अपने अंदर, या लव दिखता है, प्लेजर, पेन, लव, यही सब दिखता है ना। तो ये परमानेंट सेल्फ इसमें, और ये जितनी भी चीज़ें ये क्या है, ये चेंजिंग है। तो परमानेंट सेल्फ आप किससे डिड्यूस करोगे, आप किसको बोलोगे परमानेंट सेल्फ? ये जितनी भी क्वालिटीज़ जो है ये तो चेंजिंग है ना, इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ है क्या जो परमानेंट है? नहीं। तो फिर हम परमानेंट सेल्फ पे तो बिलीव नहीं कर सकते, यानी हम अपने परमानेंट आइडेंटिटी पर भी बिलीव नहीं कर सकते, है ना। जो हम कहते हैं कि ये मैं वही हूँ जिसने ये करा था, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर से मैं ये क्लेम करूँगा कि मैं वही आदमी हूँ जो ह्यूम बकली पढ़ा कर गया, ह्यूम को इस चीज़ से दिक्कत होगी, बोलिए नहीं, आपकी आइडेंटिटी में चेंज आया है, यानी मेरी आइडेंटिटी जो पिछले क्लास में था वो आज नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? माइंड लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस यूज़ कर रहा है कि ये वही आदमी है, मैं वैसा ही दिख रहा हूँ जैसा प्रीवियस क्लास में दिख रहा था। और आज आपने क्या करा, आपके माइंड ने लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस को यूज़ करते हुए मेरे आज के आइडिया में और मेरे प्रीवियस आइडिया में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया और दोनों को एक जैसा ही मान लिया। मगर ह्यूम के अकॉर्डिंग जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ, मुझमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है। अगेन एक तो ये हो गया है ना। फिर दूसरा चीज़ यहाँ पर ये आता है कि ठीक है, जो हमारी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये चेंज होता रहता है, यानी मेरी आइडेंटिटी भी चेंज, जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ। बट क्वेश्चन होता है कि फिर हम बिलीव क्यों करते हैं, परमानेंट सेल्फ पे बिलीव क्यों करते हैं, है ना। अभी हम पर्सनल आइडेंटिटी ही डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनल आइडेंटिटी में ही नोटिस करना है कि फिर क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना। और आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप के लिए ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी पीपीटी से नहीं पढ़ा सकता। इस तरह के अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कराना बहुत मुश्किल है ना। अगर ये अभी मेरे लिए क्लास लेना भी इम्पॉसिबल था, मैं अभी लखनऊ में हूँ इसीलिए आज मैं उसमें नहीं हूँ। आप लोगों का मैसेजेस इतने आ रहे थे कि मैं सोचा ठीक है ह्यूम कवर करा ही देते। सी क्वेश्चन हमने क्या उठाया कि वाई डू सी, हमने क्या एस्टेब्लिश करा कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं होता। तो हमारी कोई भी आइडेंटिटी जो है वो परमानेंट आइडेंटिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ, जो मैं आज हूँ वो परसों नहीं रहूँगा। तो फिर हम देन वाई डू वी बिलीव इन परमानेंट आइडेंटिटी, या सेल्फ में हम परमानेंट सेल्फ में क्यों बिलीव करते हैं? वाई डू वी बिलीव इन परमानेंट सेल्फ? पहला ह्यूम यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा जॉन लॉक को लिया तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। जॉन लॉक ने क्या कहा था कि हम क्यों ऐसा करते हैं? जॉन लॉक ने इसका आंसर दिया था, पहला दिया था मेमोरी का यूज़ करते हैं, और दूसरा क्या, कॉन्शियसनेस का, है ना। मैं इसको क्यों ला रहा हूँ? सी ये कहते हैं पहला, इसमें तीन चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। पहला क्या है? मेमोरी क्या करता है? मेमोरी अपने पूरे पास्ट एक्सपीरियंस को कनेक्ट, पास्ट एक्सपीरियंस हमारे पास्ट में जितने भी एक्सपीरियंस होता है उन सबको क्या करता है? कनेक्ट कर देता है, और हमें लगता है कि ये सेम आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल जो मैं कल था वही आज हूँ, और ये काम किसने करा? मेमोरी ने। मेमोरी को ही याद है ना कि हाँ ये वही आदमी है जो बकली पढ़ा कर गया था, जो जॉन लॉक पढ़ा कर गया था, जो प्लाटो पढ़ा कर गया था। मेमोरी कनेक्ट कर रहा है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को, और यही क्या परमानेंट सेल्फ की हमें
वो दिला रहा, ओके। दूसरा क्या है? मेमोरी, ओके। दूसरा क्या है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, अगेन एक चीज़ आप नोटिस करना, ये जो मेमोरी है या इमेजिनेशन है, अभी तीसरी भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम कहाँ हैं? ये कंसिस्टेंस, जो बात लॉक ने करा था उसके सिमिलर में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं। ऑफकोर्स वर्ड का गेम है। इमेजिनेशन से क्या होता है? सी, इमेजिनेशन से हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट यूनिटी। इससे हम यूनिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। कैसे? आप जब मैं आज आया क्लास लेने के लिए, आप इमेजिनेशन के जरिए आपने मेरे पहले के आइडिया में, आज के आइडिया में क्या करा? यूनिटी इस्टेब्लिश कर लिया कि ये तो वही आदमी है जो पिछले दिन पढ़ा कर गया था। ये किसकी वजह से हुआ? मैं आपके मेमोरी में था, उस मेमोरी की वजह से आपने इमेजिनेशन के जरिए मेरे कल के आइडिया में और आज के आइडिया में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करें, यानी सेम मान लिया, है ना। और आप मुझे जब तक देखते रहोगे, है ना, लेट्स से 50 साल तक देखते रहोगे तो वही मानोगे। बट मुझ में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होगी, मेरी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी होगी, बट आप फिर भी मुझे वही आदमी मानोगे और वही आइडेंटिटी से जानोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपकी मेमोरी में हूं और ये इमेजिनेशन के जरिए आप। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या है? हैबिट। साइकोलॉजिकल हैबिट। साइकोलॉजिकल हैबिट मीन्स, सी, हमारी ना आदत होती है चीज़ों में कंटिन्यूटी इस्टेब्लिश करने की। इससे चीज़ों में क्या? कंटिन्यूटी इस्टेब्लिश करने की। इसका मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। रियली सॉरी, मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। मैं कैंडल बना रहा हूँ, ये पेड़ बन जा रहा है। एक सी मैं, ठीक है, लैंप का एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कैंडल का एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, इस बार कहीं सही बन जाए, चलो ठीक है, ये फ्लेम है ना, ओके। हम क्या बोलते हैं कि ये जो फ्लेम है ना, ये कंटिन्यू कर रहा है ना, ये कंटिन्यू कर रहा है। बट जब हम इस फ्लेम के बारे में बात कर रहे थे, वो तो चला गया, वो तो इन्वायरमेंट में चला गया। इनफैक्ट अब यहाँ पर कोई नया वो आ चुका है। तो हम जब किसी भी चीज़ को परमानेंट बोलेंगे तो इसका मतलब है ना, उसकी परमानेंसी कंटिन्यू वो रहनी चाहिए। बट हम जिस चीज़ को परमानेंट बोल रहे हैं, हम ये बोले कि ये चीज़ यहाँ पर बर्न हो रही है, ये चीज़ यहाँ से तो कहीं और जा चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रिवर फ्लोइंग का। इसकी ड्राइंग में बना लूँगा इसे। ये रिवर, हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो रिवर है, ये क्या फ्लो कर रहा है। बट ये रिवर जब हम इस पानी पर पॉइंट कर रहे हैं, ये पानी ये तो यहाँ आ चुका है, यानी चेंज तो आ ही चुका है। तो फिर जब चेंज आ चुका है तो परमानेंट आइडेंटिटी नहीं हो सकती। सेम चीज़ सॉल में भी है। सॉल में जब हम बोलते हैं कि हमारा सॉल ये है, तो फिर उसके बाद बहुत सारे नई एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल में चेंजेस आ जाता है। तो वो जो आइडेंटिटी है ना, हमारा फिक्स नहीं, परमानेंट नहीं है। यही जॉन लॉक, डेविड ह्यूम कहना चाहते हैं। और हम क्यों उसमें चीज़ों में हम अपने परमानेंट आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं? उसमें मेमोरी काम करता है पहला, दूसरा इमेजिनेशन, तीसरा ये हमारी साइकोलॉजिकल हैबिट होती है चीज़ों में कंटिन्यूटी एक्सपेक्ट करने की। मेमोरी के जरिए हम अपने जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं उन सबको कनेक्ट कर देते हैं, उसमें यूनिटी इस्टेब्लिश कर लेते हैं और फिर उसमें कंटिन्यूटी भी उसे एक्सपेक्ट ही करते हैं। इनफैक्ट हर सारे चीज़ों में, कैंडल जल रहा है तो ये वही जल रहा है। फॉर एग्जांपल, जब हम ये लाइट आ रहा है, अब मुझे ये लग रहा है कि ये वही लाइट है जो कंटिन्यू हो रहा है, बट इनफैक्ट जो लाइट का पार्टिकल्स थोड़ी देर पहले आया था ना, अभी वो लाइट का पार्टिकल्स नहीं है, वो तो नष्ट भी हो चुका होगा। चीज़ों में कंटिन्यूटी नहीं होती। ये हमारा माइंड का गेम है, ये साइकोलॉजिकल हमारा बिलीफ है, ये हैबिट है, ये फैक्ट नहीं है। ओके, नाउ फिर उसके बाद ह्यूम क्या कहते हैं? ह्यूम कहते हैं कि कोई भी परमानेंट सेल्फ, ये जो परमानेंट सेल्फ है ना, ये क्या है? ये फिलोसफिकल इन्वेंशन है। परमानेंट सेल्फ इज अ फिलोसफिकल इन्वेंशन। इनफैक्ट सेम चीज़ अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हेगल के बाद आएंगे एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर लोग, तो वो कहते हैं कि ऑल मेटाफिजिक्स इज द आउटकम्स ऑफ बैड ग्रामर्स। कि जब हम लैंग्वेज का यूज़ सही से नहीं करते या मिसयूज़ करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। और उसका ही वही क्या है, मेटाफिजिक्स एक उसी की देन है। तो सेम वो कहते हैं कि जो परमानेंट सेल है ना, ये फिलोसफर की देन है, ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है। ह्यूम फिर एक स्टेटमेंट देते हैं कि जब भी मैं हमने क्या कहा, ह्यूम क्या कहते हैं कि जब भी मैं सॉल्व को देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन ही होता है। यानी वो कहते हैं आई नेवर कैन कैच माई सेल्फ
but I never can catch myself without perception and never can absorb anything but perception. ये कहते हैं कि सी, हम यही बात बार बार कहते हैं ना कि सी, ये जो हमने कहा ना कि ये जो सॉल्व होता है, ये इसको जानने का मैंने बहुत कोशिश किया, बट मैं जब भी जानने की कोशिश, मैं तो सिर्फ मुझे क्वालिटीज ही मिलता है, यानी परसेप्शन ही हो पाता है, और इसके अलावा कोई सेल्फ है नहीं, कोई सेल्फ ही नहीं है। इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ परसीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, यानी जो भी चीज़ है वो क्या है, क्वालिटीज़ है। अब फॉर एग्जांपल आप ये बोलोगे मेमोरीज रियल है, हाँ रियल है, उसका तो परसेप्शन है हमारे पास इंप्रेशन है। अब ये कहोगे कि थॉट जो है, हम थॉट करते हैं, क्या ये रियल, हाँ रियल, बट ये सेल्फ नहीं है जो ये सब काम कर रहा है। ये सब क्या है, हमारी क्वालिटीज़ है, ये कोई सेल्फ नहीं है। ओके, नाउ ऑफ कोर्स इसका क्रिटिसिज्म भी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इनका क्रिटिसिज्म नहीं। इन्होंने क्या कर दिया कि भाई देखिए, जो जिन्हें आप परमानेंट सेल्फ कहते हो ना, जो हमारी आइडेंटिटी है, कोई वो परमानेंट नहीं होता, परमानेंट सेल्फ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। तो हमारी कोई भी आइडेंटिटी परमानेंट नहीं होता, वो बदलता रहता है, सेल्फ भी जो है वो चेंज होता रहता है। हम जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बुद्धिज़्म का भी सेम अप्रॉक्स ऐसा ही वे सेम है ना, मगर ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ये परमानेंट आइडेंटिटी में बिलीव नहीं करते, ये सोल में बिलीव नहीं करते, ये रीइंकारनेशन में बिलीव नहीं करते। तो मगर जो बुद्धिज़्म है वो रीइंकारनेशन में बिलीव करते हैं, बट वो परमानेंट सोल में बिलीव नहीं करते। नो, अब आते हैं किस पे, इनका मेन चीज़ पे, और वो क्या है, कॉजेशन इनका पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने क्या कहा था, ये एग्जामिनर का कॉजेशन जो है ना, ह्यूम का इस पर काफ़ी काम है, और ह्यूम को इसमें काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, बट मैं डायरेक्ट ह्यूम के कॉजेशन पे चला जाऊँ ना तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा आपका वो किया जाए। सी, मिडिवल हिस्ट्री में एक फिलोसफर थे जिनका नाम था क्या, इब्ने सीना। इनका ये कहना था कि ये जो कॉज है और इफेक्ट है, इन दोनों के बीच में नेसेसरी रिलेशन है। फॉर एग्जांपल कि अगर से आपको फ्रूट्स चाहिए तो आपको पहले कॉज में क्या करना पड़ेगा, प्लांट लगाना पड़ेगा। आपने एक प्लांट लगाया तो उसके रिजल्ट में, उसके इफेक्ट में आपको फ्रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने एक पेड़ को बढ़ने के लिए या बड़े होने के लिए या फ्रूट्स बेयर करने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए आपने फुलफिल कर दिया तो आपको फ्रूट्स मिलेगा ही मिलेगा इफेक्ट में। और ये दोनों क्या है, ये दोनों नेसेसरीली कनेक्टेड है। ये इन दोनों के बीच में क्या है, नेसेसरी रिलेशन है, यानी इसे गॉड भी सस्पेंड नहीं करता। गॉड ने कॉज और इफेक्ट के बीच में एक नेसेसरी रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया जिसे गॉड भी चेंज नहीं करता है ना। ओके, फिर दूसरे फिलोसफर आते हैं जिनका नाम क्या है, बाय द वे ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, बट मैं ये बता रहा हूँ क्यों, इससे आप समझ पाओगे कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे, ये डिबेट पहले से ही चलता आ रहा है। गजाली कहते हैं कि आप जो ये कह रहे हो ना कॉज और इफेक्ट, हाँ ठीक है हम पेड़ लगाएंगे तो उससे हमें फ्रूट्स मिलेगा, ये बात सही है, बट ये जो आप कह रहे हो ना कि नेसेसरी रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है। गॉड, इट मे बी पॉसिबल कि गॉड जब चाहे तब इसको सस्पेंड कर दे, या इट मे बी पॉसिबल कि हम प्लांट लगाए हमें फ्रूट ना मिले। यानी ये कह रहे हैं कि कॉज और इफेक्ट के बीच में, ऑफ कोर्स कॉज जो है वो इफेक्ट जनरेट करता है, वो प्रोड्यूस करेगा, मगर ये नेसेसरी नहीं है। ह्यूम किसको मानते हैं, ह्यूम मानते हैं, ह्यूम का वे क्या है, इनकी तरह। अब आते हैं इस पे। सी, ह्यूम जो फेमस है ना, ह्यूम इज फेमस फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉजेशन। कैसे, सी, मगर मैं चाहता हूँ इसको और आसानी से वो किया जाए। कॉजेशन कहाँ होता है, आप इससे खुद भी डिड्यूस, कॉजेशन कहाँ होता है, इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में, यानी मैटर ऑफ फैक्ट में। कहाँ, ये कहाँ होता है, मैटर्स ऑफ फैक्ट की बात है ना, मैटर्स ऑफ फैक्ट। मैटर्स ऑफ फैक्ट क्या है, कंटिंजेंट,
यानी इसमें कभी भी हमें नेसेसरी नॉलेज नहीं मिल सकता। ओके ओके, इसमें जो भी नॉलेज मिलेगा ये क्या है, कंटीजेंट है, इसमें कभी भी नेसेसरी नॉलेज, ट्रू नॉलेज नहीं मिल सकता मैटर्स ऑफ फैक्ट में। ओके, अब मैं ये बोल रहा हूँ क्लाउड और रेन, ये क्या है, ये कॉज है, ये क्या है, इफेक्ट। अब अगर से हमने देख लिया कि ये क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, रेन आ गया, तो हम ये तो कह सकते हैं ना, मगर इन दोनों के बीच में जो नेसेसरी रिलेशन अगर से हम इस्टेब्लिश कर दे कि जब जब बादल आएगा वो बारिश होगा ही होगा, क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है। मैटर्स ऑफ फैक्ट हमेशा कंटिंजेंट है, हमेशा बदलता रहता है, तो हम ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं, नेसेसरी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ह्यूम इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं है कि क्लाउड जो है वो ये कॉज नहीं है, ये इफेक्ट नहीं। ह्यूम इस चीज़ को मानते हैं कि ऑफ कोर्स अगर से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है उससे रेनफॉल हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रेनफॉल होगा ही। ह्यूम इस नेसेसरी रिलेशन के अगेंस्ट है, ह्यूम कॉजेशन के अगेंस्ट नहीं है ना। ओके, क्यों? सी, क्योंकि अच्छा अगेन अगर से ह्यूम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता? सी, ह्यूम क्या है, एक प्योर इम्प्रेसिस्ट है। अब अगर से इन दोनों के बीच में नेसेसरी रिलेशन एस्टेब्लिश वो मान लेते इस चीज़ को, तो फिर उनको एक्सपीरियंस के जरिए दिखाना पड़ता ना, क्या इन दोनों के बीच का नेसेसरी रिलेशन कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है कि जहाँ जहाँ जब जब बादल आएगा बारिश होगा? नहीं, ये एक्सपीरियंस के बस की बात ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑफकोर्स ये एक कॉज है, ये एक इफेक्ट है। हम जब ह्यूम क्या बात करते हैं कि अगर से आप ये बोल रहे हो कि हम खाना खाते हैं तो उससे न्यूट्रिशन मिलता है, ह्यूम बोलेंगे हाँ ठीक है मिलता है, मगर इन दोनों में फूड और न्यूट्रिशन में कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी इसका फूड और न्यूट्रिशन का हम रिलेशन देख रहे हैं, क्लाउड और रेन का देख चुके हैं। सी, ऐसा बहुत टाइम हुआ है जब क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है और रेनफॉल नहीं होता है ना, ये हम सब विटनेस कर चुके हैं। अगेन ऐसा बहुत मरतबा हो चुका है कि सनराइज था, रेनफॉल हो रहा था सनराइज में भी, यानी सनलाइट के अंदर अच्छा खासा सनलाइट है, उसमें रेनफॉल हो रहा है, और बहुत सारे टाइम ऐसा भी हुआ क्लाउड फॉर्मेशन हो चुका है और रेनफॉल नहीं हुआ। यानी ये एक कोई ऑफ कोर्स इन दोनों में एक तो वो है, मगर वो रिलेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है। और इन दोनों में क्या है वो अभी हम बात करेंगे उस पर। फूड और न्यूट्रिशन, कि हम खाना खाएंगे तो उसके रिजल्ट में हमें न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, और ये क्या हो गया, ये कॉज हो गया, ये उसके इफेक्ट में हो गया। इन दोनों में अब हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों में कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं। सी, नेसेसरी क्या? नेसेसरी रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो कभी भी सस्पेंड ना हो। नेसेसरी चीज़ ऐसे चीज़ को बोलते हैं जिसका ना होना नामुमकिन हो, जो हर हाल में हो। तो अगेन ऐसा बहुत मरतबा हुआ ना कि क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, रेनफॉल नहीं हुआ। अब ये फूड जो है, फॉर एग्जाम्पल राइस का एग्जाम्पल लेते हैं। राइस हमें क्या देता है? न्यूट्रिशन। बट मान लेते हैं कि मेरे अभी क्या है कि हमें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है। अब मुझे सेम राइस 2 दिन पहले ये राइस मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा था, आज ये राइस क्या मेरे लिए पॉइजन का काम करेगा। डॉक्टर क्या बोलेंगे कि दोस्त अगर से तुम राइस खाए तो तुम्हारा जो फीवर है वो 102 से बढ़कर 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा और तुम सीधा स्वर्ग लोक पहुंच जाओगे, है ना। यानी ये राइस मेरे लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन दे रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है? पॉइजन का काम कर रहा है। और अगर से इन दोनों में फूड और न्यूट्रिशन में नेसेसरी रिलेशन है, तब तो ये हमेशा मुझे न्यूट्रिशन ही देता है ना। यहाँ पे ये हार्मफुल क्यों कर रहा है, हार्म क्यों कर रहा है? जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें राइस मना किया जाता है ना, या फिर हो सकता है कि कोई और चीज़, फॉर एग्जांपल जिनका ऑपरेशन, अभी मैं जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास, वो मुझे बोलेंगे हाँ ठीक है बेटा आप दूध पी सकते हो ना, या फिर आप कुछ भी चीज़ आप खा सकते हो। मगर मान लेते कि अभी मेरा ऑपरेशन हुआ तो क्या मुझे मिल्क अलाउड होगा? नो। यानी सेम हमेशा अगर से मुझे न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, यानी फूड और न्यूट्रिशन के बीच में जो हमने नेसेसरी रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया ना, ह्यूम इस चीज के अगेंस्ट है कि ये जो रिलेशन है ये नेसेसरी नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये। फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है फिर क्या है, अगर से चीज़ें कॉजलिटी नहीं है तो फिर क्या है? सही, फिर ये बताते हैं कि क्या है। हमने अभी क्या देखा कि ऑफ कोर्स कॉज एंड इफेक्ट जो है ना ये तो होता है, ह्यूम इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं है कि भाई हमने देख लिया कि भाई रेन आया है बारिश हुआ है, तो ये तो हमने देख लिया, मगर इन दोनों में हम नेसेसरी रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ह्यूम का इतना कहना है। अगेन ये प्योर इम्प्लिसिस्ट है, और जब नेसेसरी रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते तो फिर इनके ये कंसिस्टेंट नहीं रहता है ना।
फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है फिर बताइए कि ये कॉजलिटी को तो आप मान रहे हो ना, तो ये कैसे होता है, अच्छा नेसेसरी रिलेशन नहीं है तो एक्चुअल में क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना। सिर्फ डिकार्ड करना तो किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना सॉल्यूशन नहीं होता, आपको उसके बारे में फिर बताना भी पड़ता है। ह्यूम एक प्योर इम्प्रेसिस्ट है, तो वो कैसे बताते हैं, सी वो एक्सपीरियंस के जरिए ही बताएंगे ना, कि जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो हमें 3 चीज़ें समझ में आती है। क्या? पहला क्या? प्रायोरिटी, कि भाई देखिए कॉज जो है ना, जो भी कॉज है वो पहले आता है, कॉज कम्स फर्स्ट, और उसके बाद इफेक्ट आता है ना, कॉज कम्स प्रायर टू इफेक्ट। और ये कॉज ये और इफेक्ट क्या आता है उसके बाद सेकेंड में। यानी एक तो हम प्रायोरिटी एक्सपीरियंस करते हैं कि देखिए पहले बादल आया और उसके बाद रेनफॉल हुआ है ना, कि पहले हम भोजन खाएं फिर हमको न्यूट्रिशन मिला, तो पहले कॉज और इफेक्ट क्या है, प्रायोरिटी की बात है कि कॉज कम्स फर्स्ट और ये इफेक्ट सेकेंड है ना। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंटिग्यूटी का। कंटिग्यूटी मतलब कि वो दोनों आपस में इतने क्लोज होते हैं ना कि हम एक दूसरे को, फॉर एग्जांपल जिस वक्त क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसी वक्त रेनफॉल होता है, तो हम उससे हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ दोनों स्पेस है, दोनों काफ़ी क्लोज है स्पेस एंड टाइम में। मेन रीज़न क्या होता है, यही होता है कि मेन हम थंडर है, लाइटनिंग है, ये दोनों सेम टाइम पे हो रहा होता है, सेम स्पेस एंड टाइम में हो रहा था, कि जहाँ पर से आवाज़ आ रही होती है थंडर की, वहीं पे लाइटनिंग हो रहा था। हम उससे क्या मान लेते हैं कि दोनों में कोई हमेशा नेसेसरी रिलेशन है, इसलिए तो दोनों साथ में आता है, मगर ऐसा नहीं होता है ना। तीसरा क्या है, अब ये मेन चीज़ यूज़ करते हैं, फिर इनसे कहा कि ठीक है तो फिर इन दोनों में क्या रिलेशन क्या है, कॉज और इफेक्ट में रिलेशन क्या है। तब ह्यूम बताते हैं कि इन दोनों में ना कांस्टेंट कंजंक्शन का रिलेशन है। कांस्टेंट कंजंक्शन का रिलेशन है जो कभी भी सस्पेंड हो सकता है। अगर से किसी दिन क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और रेनफॉल नहीं हुआ तो हमें इस बात से परेशान नहीं रहना चाहिए, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि क्या है ये, ऑफ कोर्स ये क्या था, नेसेसरी रिलेशन तो था नहीं, तो अगर से क्लाउड फॉर्मेशन हो गया रेनफॉल नहीं हुआ तो इसमें परेशानी की क्या बात है। अगर से हम फूड हम कोई भोजन लेते हैं और उसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ गया तो हमें इस पर परेशान नहीं रहना चाहिए। क्यों? ये मेटर्स ऑफ फैक्ट है, यहाँ सारी चीज़ें कंटिजेंट है, तो अगर से कोई और भी चीज़ें हो जाए तो हम पे उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है ना। और अगेन वो जो रिलेशन था कॉज और इफेक्ट के बीच में कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं था, वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ वो ऑफकोर्स वो कंटिजेंट है, वो क्या है, मैटर्स ऑफ फैक्ट है तो कंटिजेंट है, नेसेसरी है नहीं, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस वर्ल्ड में। पहला हमने क्या देखा कि पहला हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, प्रायोरिटी, कि भाई एक चीज़ कॉज जो है वो पहले आता है, इफेक्ट उसको फॉलो करता है। दूसरा कंटिग्यूटी, कि दोनों आपस साथ में एकदम क्लोज स्पेशल टाइम में होता है। तीसरा क्या, ऑफकोर्स ये क्या है, कांस्टेंट कंजंक्शन। फिर ये ह्यूम अपना एक स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए कॉज एंड इफेक्ट में ना ये दोनों क्या है, ये दोनों कांस्टेंट कंजंक्शन है, कांस्टेंट कंजंक्शन है। ये कोई रीजन के जरिए कंक्लूजन ये नहीं डाला गया, ये क्या है, कांस्टेंट कंजंक्शन है, नॉट रिजल्ट कंक्लूजन। अगर से कोई भी आदमी रीज़न से सोचता है या अपने माइंड से सोचता है तो वो उसे ये सोचना चाहिए कि इस एम्पिरिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, कंटिजेंट है, यानी कोई चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट है तो फिर उसमें आप नेसेसरी चीज़ें क्यों, नेसेसरी जजमेंट आप दे ही नहीं सकते, नेसेसरी रिलेशन इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते। और अगर से आप नेसेसरी रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस, उसका इंप्रेशन दिखाना पड़ेगा। नेसेसरी चीज़ का कोई इंप्रेशन दिखा सकता है क्या? नहीं, उसका इंप्रेशन होता ही नहीं है, तो नहीं दिखा सकते। तो एक्सपीरियंस में आप जितनी भी चीज़ें परसीव कर पा रहे हो आप उसी के ज़रिए कॉज और इफेक्ट को समझाओगे, और क्योंकि कॉज और इफेक्ट में नेसेसरी रिलेशन नहीं है तो आप ये इस्टेब्लिश भी नहीं करोगे, है ना।
फिर ये एक और लाइन वो करते हैं कि देखिए ये जो इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन कॉज और इफेक्ट, रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशन ये बिटवीन है ना, बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज वन ऑफ सक्सेशन हम बोल सकते हैं ना, इज वन ऑफ सक्सेशन बोल सकते हैं कि देखिए पहले बारिश आया और फिर उसके बाद रेनफॉल हुआ है ना, तो हम सक्सेशन तो बोल सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते नॉट नेसेसिटी, हम नेसेसिटी नहीं बोल सकते। हम इसे नेसेसिटी नहीं बोल सकते है ना। अगर ह्यूम ना सिर्फ इतना पे नहीं रुकते, वो और भी इसका ना कॉज और इफेक्ट को समझाने का कुछ वो डिफरेंट मेथड भी एक्सप्लोर करते हैं। पहला क्या, वो दो या तीन मेथड की बात करते हैं ना, वो भी देख लेते हैं। वो क्या क्या बात करते हैं। हमने क्या कहा था, ये एम्पिरिकल वर्ल्ड है, और हमने ये जो ए प्रायरी रीजनिंग है, विदाउट नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस, ये एम्पिरिकल वर्ल्ड पे आप नहीं लगा सकते। ए प्रायरी रीजनिंग ऑफ कोर्स इससे नॉलेज मिलता है, पर वो कौन सा नॉलेज होता है, मैथमेटिकल नॉलेज है ना। इस मैटर्स ऑफ फैक्ट के बारे में हम ये ए प्रायरी कंसेप्ट नहीं लगा सकते, तो इससे भी हमें कॉजेशन पे वो नहीं कर सकना। कुछ लोगों का क्या मानना था कि देखिए ये जो कॉज और इफेक्ट का आपस में रिलेशन है ना, हम क्या करते हैं, ए प्रायरी के जरिए हम डिड्यूस कर सकते हैं। हम कहते कि नहीं, हम इसके जरिए डिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये मैटर्स ऑफ फैक्ट पे वैलिड है, और सॉरी ये जो कंसेप्ट है ना तो ए प्रायरी, कुछ लोगों का ये कहना था कि जो ए प्रायरी कंसेप्ट है यानी नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस, हम इसके जरिए तो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशन तो डिड्यूस कर सकते हैं ना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ए प्रायरी कंसेप्ट जो है वो रिलेशन ऑफ आइडियाज़ के लिए यानी मैथमेटिकल नॉलेज के लिए, आप उसे एम्पिरिकल नॉलेज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते है ना, और हमें करना भी नहीं चाहिए। ओके, फिर दूसरा ऑप्शन भी वो चूज करते हैं। वो क्या है कि दूसरा दिक्कत ये है ना डेमोन्स्ट्रेशन का, कि अगर से मैं ये बोल दूं, डेमोन्स्ट्रेशन का भी तो एक मसला है ना। देखिए अगर से मैं ये बोल दूं कि देखिए ये जो मच्छर है ना, मॉस्किटो है, इसके काटने से क्या हुआ है, हमें मलेरिया हुआ है, और अब इन दोनों में मैं रिलेशन इस्टेब्लिश करा दूं, तो फिर ह्यूम क्या बोलेगा कि ठीक है, फीवर जो है वो तो 1000 तरीके से होता है या 1000 वजह से होता है, या फिर आपको फिर ये दिखाना पड़ेगा कि ठीक है मॉस्किटो के मुंह से आप मुझे मलेरिया निकलते हुए दिखाओ, हम नहीं दिखा सकते। तो ये इसमें ना डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक इशू है, यानी एक इसे कॉजलिटी को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते कभी भी कि देखिए ना ये हुआ तो इस वजह से ये रेनफॉल हुआ। नहीं, हम चीज़ों को जब परसीव करते हैं तो हम यही परसीव कर पाते हैं कि देखिए पहले रेनफॉल आया और फिर उसके बाद बारिश हुई। इन दोनों में कोई रिलेशन है? इन दोनों में कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है। अगेन तीसरा क्या है, तीसरा हम ये कह सकते, तीसरा है क्या, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट रिलेशनशिप। देखिए वही वो वाली बात, कॉन्सिक्वेंट रिलेशन। पहले बादल आया, एंटीसीडेंट यानी पहले होने वाली घटना, कॉन्सिक्वेंट मतलब उसके बाद होने वाली घटना। कि एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट रिलेशन है कि पहले क्या हुआ, रेनफॉल, पहले बादल आया उसके बाद बारिश हुई, पहले हमने भोजन खाया और फिर हमें क्या मिला, हमें न्यूट्रिशन मिला। यानी जो भी ये है ना, ये हम अगर से आप ये कह रहे हो, हाँ ये तो ठीक है, मगर इन दोनों के बीच में ना, यानी ह्यूम का मेन कंक्लूजन क्या है, ह्यूम कह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट जो है ना वो एक सक्सेशन है। यानी पहले रेनफॉल पहले क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, रेनफॉल होता है। इन दोनों में कोई भी नेसेसरी रिलेशन नहीं है। ये चीज़ें कभी भी सस्पेंड हो सकता है ना। हम जब भी परसीव करते हैं तो हमें ये तो पता चलता है कि देखिए पहले रेन आया फिर बारिश हुआ, पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें पता नहीं चलता, कोई भी रिलेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फिर हमें रिलेशन दिखाना पड़ता ना। ह्यूम क्या है, प्योर एम्पिरिसिस्ट है। ओके, यानी इनका कॉजेशन भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब इनका एक चीज़ रह रहा है और वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। उस पर बात करना ज़रूरी है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, इनका प्रॉब्लम ऑफ
इंडक्शन। ये क्या चीज़ है, पहले थोड़ा सा मैं बता दूं तो इंडक्शन क्या होता है। इस साइड में इंडक्शन और इस साइड डिडक्शन को ले लो, इंडक्शन और डिडक्शन। सी इंडक्शन क्या होता है कि जब हम किसी पार्टिकुलर केस को देखकर और उसको ना पूरा जनरल चीज़ों पर, सारे चीज़ों पर अप्लाई कर देते हैं तो उसे इंडक्शन बोलते हैं। और डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन होता है कि ये यहाँ से यहाँ आना। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, यहाँ पर जनरल से पार्टिकुलर की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ये कहते हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल और सोक्राटिस ए मैन, सो सोक्राटिस मोर्टल, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल से हम लोग पर्टिकुलर की तरफ यानी जनरल से पर्टिकुलर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम किसी एक जगह का वो देख रहे हैं और उसे पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं ये कहूँ कि कॉपर इज नाउ, फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉपर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर मैं कहूँ आयरन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैं कहूँ कि सिल्वर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने ये 3 केस देखा और फिर मैं इसके कंक्लूजन में ये निकालूंगा कि ऑल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने सारे मेटल को नहीं देखा, है ना, मगर मैंने सिर्फ 3 मेटल को ही देखा और उस 3 मेटल के बेस पे मैंने ये इंड्यूस कर लिया, है ना, कि ठीक है दुनिया के जितने भी मेटल है सब क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं, है ना। ओके। अब इसमें ह्यूम को क्या प्रॉब्लम लग रहा है, इंडक्शन में क्या प्रॉब्लम, सी इंडक्शन में ना 2 चीज़ें, 2 मिसयूज है इंडक्शन का ह्यूम के अकॉर्डिंग। जो इंडक्शन के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि सी पहला ना वो फंक्शनल जस्टिफिकेशन देते हैं। वो ये कहते हैं उन लोग दैट वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। कि देखिए जो हमारे साथ पास्ट में हुआ ना, तो इस बेस पे हम फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस, उसके बारे में हम अंदाजा तो लगा सकते हैं ना, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, जैसे हमारे साथ पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है फ्यूचर में ऐसा ही होगा, है ना। फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि आपने एक स्वान को देखा और वो क्या था, वो वाइट था। फिर आपने दूसरे स्वान को देखा, वो भी वाइट था। आपने तीसरे स्वान को देखा, वो भी वाइट था। आपने इससे इन्फ्लुएंस क्या लगा लिया, ऑल स्वान ऑफ द वर्ल्ड, आपने पर्टिकुलर 2-3 चीज़ को ही देखा। अब आप ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि ऑल स्वान ऑफ द वर्ल्ड आर वाइट। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि ठीक है जब तक मैं ब्लैक स्वान नहीं देख लूँ, ये आपका लाइन सही है, मगर पूरी दुनिया में मैं कहीं एक भी ब्लैक स्वान देख लिया, आपका जो ये लॉजिक है ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। अब इसको ना काफ़ी इसका मिसयूज़ भी होता है। इनफैक्ट इसका मिसयूज़ कैसे होता है, हमें ये बताया जाता है कि सी वी कैन, ये क्या कह रहा है, वी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा क्योस था, तो फिर क्या हम फ्यूचर में भी ये क्योस एक्सपेक्ट करें। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी थी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, मगर हम तो देख रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है किसकी तरफ इवॉल्व कर रहा है, प्रोस्पेरिटी की तरफ, बेटरमेंट की तरफ, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ। तो ये लाइन तो यहीं से गलत हो गया। अगेन फिर हम ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, अगर से एज्यूम ही करना है तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये जो इंडक्शन में ना ये प्रॉब्लम है, ये ज़रूरी नहीं कि जैसा पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी हो, है ना। ओके। दूसरा वो सर्कुलर जस्टिफिकेशन देते हैं, सर्कुलर जस्टिफिकेशन देते हैं। सी मैं ये क्यों कवर करा रहा हूँ, क्योंकि ह्यूम एक प्योर इम्प्रेसिस्ट है। तो आपसे ना क्वेश्चन ये इंडक्शन पे ही भी आएगा, क्योंकि इंडक्शन को इम्प्रेसिज्म के जरिए नहीं प्रूव कर, आप एक्सपीरियंस के जरिए इंडक्शन को कैसे प्रूव करोगे, नहीं प्रूव कर सकते, कोई भी यूनिवर्सल चीज़ों को नहीं कर सकते। इंडक्शन को डिडक्शन को तो ठीक है प्रूव किया जा सकता है, उसमें भी एक दिक्कत है, हम लोग आएंगे
क्या दिक्कत है? डिडक्शन, इनफैक्ट ये जो डिडक्शन है ना, इस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। कौन, सॉरी ये डिडक्शन नहीं, ये है ये क्या है? डिडक्शन है। ओके, ये जो डिडक्शन है इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। क्वीन जब आएगी, क्वीन भी एक इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर है, वो इस पे काफी डिटेल में बात करेंगे। वो इस चीज को रिजेक्ट करेंगे। इसको कौन रिजेक्ट कर रहा है? इसको रिजेक्ट कर रहे हैं ह्यूम। ये लोग इम्प्रेसिस्ट है। इम्प्रेसिज्म अब एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत सारी चीजें जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, तो आपसे ना वो इस कंसेप्ट पे, इम्प्रेसिज्म के कंसेप्ट पे डेविड ह्यूम के कंटेक्स्ट में पूछ लेंगे कि बताइए इंडक्शन पे क्या। तो पहला तो ये कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सी कल क्या होगा ये हम आज कैसे बता दें? हम क्या है, हम तो इम्प्रेसिस्ट है, तो कल का एक्सपीरियंस तो हमारे पास आज नहीं है। अब तक का एक्सपीरियंस है, हम अब तक की बात ही कर सकते हैं। फिर दूसरा सर्कुलर जस्टिफिकेशन देते हैं कि इफ समथिंग हैज कंसिस्टेंटली हैपन इन द पास्ट इट विल कंटिन्यू टू हैपन इन द फ्यूचर। कि कोई चीज लगातार पास्ट में होता हुआ आया है ना, तो वो फ्यूचर में भी होगा। ह्यूम इस चीज पे काफी रेडिकल इंस्टेंस लेते हैं। ह्यूम कहते हैं कि हर रोज सनराइज होता है, मगर हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि कल भी होगा। ये जो वर्ल्ड है, ये एम्पिरिकल, ये जो मैटर्स ऑफ फैक्ट है, ये कंटिंजेंट है। इसमें कुछ भी नेसेसरी नहीं है, उसमें कोई भी ट्रू नॉलेज नहीं है, कोई भी चीज़ें नेसेसरी रिलेशन नहीं है किसी के साथ कि कल मॉर्निंग होगा तो सनराइज होगा ही। इट मे बी पॉसिबल कि कल सनराइज ना हो। आप ये इंडक्शन, ये अंदाज़ा, ये इन्फ्रेंस नहीं लगा सकते कि कल भी सनराइज होगा। ये इससे भी रेडिकल में जाते हैं। इनफैक्ट ये कहते हैं कि सनराइज इन द ईस्ट, सन किधर? ईस्ट में राइज होता है। आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि कल से इट मे बी पॉसिबल कि सनराइज वेस्ट से हो और सनसेट ईस्ट से हो। इट मे बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये मैटर्स ऑफ फैक्ट है जो कि कंटिंजेंट है, हर रोज बदलता रहता है और हमें हर इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूम इस इंडक्शन के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऑफकोर्स ये रिकॉग्नाइज करते हैं। ये कहते हैं कि आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। आई रिपीट, कोई भी ऐसा एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो ये दावा करे या जो ये प्रूफ दे कि जैसा पास्ट में होता आया है वैसा ही फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए हमें इस ऑफ कोर्स ये यूजफुल है जब तक हमारे काम आ रहा है, मगर इसमें ना अनसर्टेनिटी है और हमें उस अनसर्टेनिटी के बारे में पता होना चाहिए। वी शुड बी अवेयर अबाउट इट्स अनसर्टेनिटी। वाई? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट क्या है? कंटिंजेंट हमेशा बदलता रहता है। मगर इसका मतलब ये नहीं इंडक्शन यूजफुल नहीं है। ह्यूम इंडक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं, पर वो ये कहते हैं कि हमें कभी भी इसे नेसेसरी रिलेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। जैसे हम ये इस तरह की चीजें करते हैं ना, ऑल मैन आर मोर्टल, सॉरी ये ऑल स्वान आर वाइट, या फिर ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या ऑल मेटल्स डक्टाइल। ये इस तरह की चीजें हम नहीं करना चाहिए। हमें इसे यूनिवर्सल नॉलेज अचीव नहीं करना चाहिए। बट ऑफ कोर्स इंडक्शन काम की चीज है। ह्यूम इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज क्लास लेना क्लोज टू इम्पॉसिबल था। मैं कहीं और हूँ और अभी मैं कुछ रिसर्च में इन्वॉल्व हूँ, दैट्स वाई। बट आप लोगों का कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे, कुछ मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे थे। सी अगर से ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक चीज़ आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको लाइक कर देना है ना। सी एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं होगा बट मेरा बहुत कुछ हो जाएगा। यूट्यूब एल्गोरिदम पे काम करता है और एल्गोरिदम में ये जो लाइक्स है ना वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट बाय माय साइड। सी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी लगेगा, इससे आपका कुछ भी नहीं होगा, मेरा बहुत कुछ होगा, है ना। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि अगर से आपका ऑप्शनल फिलॉसफी है और आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हम लोगों ने काफ़ी कम्प्रहेंसिव नोट्स बनाया जो कि काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में। जैसे आप बाय करना चाहते हो उसका लिंक होगा किसमें? कमेंट्स में। आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ से वो लिंक आपको टेलीग्राम में ले जाएगा, वहाँ आप मैसेज करोगे, मैं आपको फिर एक लिंक आएगा जिस पे आप 500 रुपये पे करोगे और फिर उधर से आपको 4 नोट्स आ जाएंगे। वेस्टर्न इंडियन सोशल पॉलिटिकल 4 नोट्स आ जाएंगे और रिलीजियस के। ओके, कुछ PYQ देख लेते हैं ना। PYQ नहीं देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इनका क्रिटिसिज्म बाय द वे हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट फिलोसोफर आएंगे कांत, तो वो भी इनको क्रिटिसाइज करेंगे। नाउ इसमें एक क्वेश्चन है, यार ये क्या ही क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। एक इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए
टू ट्रूथ दिया गया, ठीक है, दो ट्रूथ दिया गया। पहला क्या है, पहला है द सन विल राइज टुमारो। ओके, दूसरा क्या है, 2 + 2 = 4 of the same necessity. Okay, of the same necessity for human। ये पूछा है कि देखिए दो ट्रूथ है ना, दो नॉलेज है। एक क्या, द सन विल राइज टुमारो, और दूसरा क्या है, 2 + 2 = 4, कि ये दोनों सेम नेसेसिटी है। सी, ये 10 मार्क्स में पूछा बाय द वे, इसमें वर्ड हमारे पास बहुत ही कम है, बट क्या हम इसे बता देंगे। सी, अब इसे हम बताएंगे कैसे। पहले तो हमें एपिस्टेमोलॉजी से क्वेश्चन है, तो हम इसके एपिस्टेमोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रो देंगे ही कि ह्यूम जो है वो एम्पिरिसिज्म में एक्सपीरियंस को मानता है ना। बट फिर उसके बाद ये क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, द सन विल राइज टुमारो, ये क्या है, ये एक मैटर्स ऑफ फैक्ट है, यानी ये क्या होगा, कंटीजेंट होगा। पहले तो आपको इन दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रिलेशन ऑफ आइडियाज है, यानी 2 + 2 ऑफकोर्स ये तो नेसेसिटी है, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन ऑफ आइडियाज है, मैथमेटिकल नॉलेज है, इसमें हमें ट्रू नॉलेज मिलता है। ये क्या है, मैटर्स ऑफ, ये क्या है, रिलेशन ऑफ आइडियाज है, इसमें हमें ट्रू नॉलेज मिलता है, सर्टेन नॉलेज मिलता है, नेसेसरी नॉलेज मिलता है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये तो नेसेसिटी है ना, बट ये क्या है, ये तो मैटर्स ऑफ फैक्ट है। मैटर्स ऑफ फैक्ट हमेशा कंटिजेंट होता है, इसमें कभी भी ट्रू नॉलेज नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि द सन विल राइज टुमारो, ये नेसेसरी नॉलेज नहीं है। पहला उससे, दूसरा हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्क्स गेन करने के लिए ना इसे इंडक्शन से भी जोड़ना पड़ेगा। इंडक्शन में क्या है कि देखिए पास्ट में ना सनराइज होता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी होता रहेगा। इट मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में ना हो, क्यों, क्योंकि ये जो मैटर ऑफ फैक्ट है हर रोज बदलता रहता है। हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ कल से सनराइज ना हो। इनफैक्ट अभी क्या है, विंटर सीजन है, अभी क्या है, विंटर सीजन है, और अगर से इस रीजन को हम ले ले तो क्या इस रीजन में ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं कि जिस दिन सनराइज नहीं होता। इनफैक्ट सनराइज तो होता है बट हमें तो सनराइज नहीं नजर आता ना। तो ये क्या है, ये मैटर्स ऑफ फैक्ट है, एम्पिरिकल वर्ल्ड है, यहाँ कोई भी चीज़ें कुछ भी हो सकता है। हमें सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, या फिर हम किसी को भी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं बता सकते, ट्रू नॉलेज नहीं बता सकते। यही चीज़ यहाँ पे बताना था, एक प्यारा सा कंक्लूजन बता देंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसके कंक्लूजन में चाहे ना तो आप कांत को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ये ए प्रायरी और ए पोस्टेरियरी को भी वो कंक्लूड करके, जिसे आप ये कह देंगे कि विच लेटर कांत एलोबरेटेड। बट हम जब कांत को पढ़ेंगे तब आप आ जाओगे, बट इसका आंसर तो आप आसानी से लिख सकते हैं ना। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन था, इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ नेसेसिटी कॉजल रिलेशन अकॉर्डिंग टू हिम, कि कॉज और इफेक्ट में क्या कोई नेसेसरी रिलेशन है ह्यूम के अकॉर्डिंग, नहीं है। बट इसका आंसर आप लिखोगे, और आप लिखोगे किसमें, ठीक, एक A4 नोटबुक लोगे और उसमें ऐसा आप ड्रॉ करोगे और इस बीच में आंसर लिखोगे, है ना। अच्छा, अगर से आप चाहो तो मुझे टेलीग्राम पे ये चीज़ आप अपना आंसर भेज सकते हो, मुझे जब भी टाइम मिला मैं एवेल्युएट करके बता दूंगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो या कितना अच्छा आंसर लिख रहे हो, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।